अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो वेव्स का लेक्चर नंबर 13 शुरू करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हमारा रहेगा दैट इज स्टैंडिंग वेव्स इन ऑर्गन पाइप्स या स्टैंडिंग वेव्स इन एयर कॉलम के नाम से भी ये किताबों में लिखा रहता है। दो पार्ट्स में हमारा ये लेक्चर रहेगा। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 13, ये हमारा पार्ट नंबर 1 होगा। आज के लेक्चर में हम बिल्कुल बेसिक बातें डिस्कस करेंगे, अपनी फाउंडेशन को बिल्ड करेंगे कि साउंड जो कि एक लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है, इसे आप किस तरह से इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेव एक्सप्रेस करते हो, किस तरह से इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वेव एक्सप्रेस करते हो, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, किस तरह जब डिस्प्लेसमेंट वेव का नोड होता है तो प्रेशर वेव का एंटी नोड बनता है, जब डिस्प्लेसमेंट वेव का एंटी नोड होता है तो प्रेशर वेव का नोड बनता है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में हो क्या रहा होता है। साथ ही साथ हमारे पास जो एक ओपन एंड पाइप है, यानी कि एक एयर ऑर्गन पाइप है जिसका एक एंड क्लोज है और एक एंड ओपन है, तो इसके अंदर जब साउंड वेव जाता है तो वो किस तरह से रिफ्लेक्ट होता है। अगर बोथ एंड्स ओपन वाला पाइप है तो उसमें अगर साउंड वेव जाएगा तो वो किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। इस लेक्चर में हमारे पास डेरिवेशन नहीं आएंगी, तो आप में से वो लोग जो एयर ऑर्गन पाइप की सिर्फ डेरिवेशन में इंटरेस्टेड हैं कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला V/4L एक एंड क्लोज के लिए और V/2L बोथ एंड्स ओपन के लिए ड्राइव करके दिखा दिया जाए, तो वो आप अगला लेक्चर देख सकते हो, दैट विल बी लेक्चर नंबर 14। लेकिन वहां पर जो बातें हम उसको ड्राइव करने के लिए पढ़ेंगे तो वो आपको फिर याद रखनी पड़ेंगी। ये लेक्चर उन बातों को समझाने के लिए है ताकि आपको कोई भी बात याद ना रखनी पड़े। मज़ेदार कॉन्सेप्चुअल इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, ठीक है। हेडिंग लगा लो अपने पास, स्टैंडिंग वेव्स इन एयर ऑर्गन पाइप, ठीक है। मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा और आपका एक नन्हा सा प्यारा सा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम 11 और 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। देखो मेरा बेटा, जब हम लोगों ने वेव्स के बारे में बातचीत की थी तो हमने देखा था कि वेव्स हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं। एक थी मेरा बेटा हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक थी मेरा बेटा हमारे पास ट्रांसवर्स वेव। अगर हम रिवाइज करें कि ट्रांसवर्स वेव क्या हुआ करती थी, ऐसी डिस्टरबेंस या ऐसी वेव जो किसी मीडियम में प्रोपेगेट करती जाती थी और इसके नतीजे में जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है वो क्या करते थे, इसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते थे। वेव ऐसे जा रही है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहे हैं, वेव ऐसे जा रही है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। सच डिस्टर्बेंस या सच वेव वॉज टर्म्ड एज ट्रांसवर्स वेव। सबसे अच्छी मिसाल वेव्स इन अ स्ट्रिंग। मान लो एक स्ट्रिंग ऐसे बंधा हुआ है, मेरे हाथ में उसका एक सिरा है, दूसरा सिरा दीवार से बंधा हुआ है। अगर मैं ऐसे 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 करता हूं तो पल्सेस आगे जा रही हैं, लेकिन जो स्ट्रिंग के पार्टिकल्स हैं, जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, वो ऐसे अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। देखा था हमने ये। तो ये हमारे पास थी हमारे पास ट्रांसवर्स वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, डिस्टर्बेंस जिस डायरेक्शन में जारी होती है, यानी कि वेव जिस डायरेक्शन में जारी होती है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम भी इसी लाइन के अलोंग क्या करते हैं भाई साहब, ऑसिलेट करते हैं। अगर वेव इस डायरेक्शन में जा रही है तो पार्टिकल्स भी ऐसे 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 ऑसिलेट कर रहे होंगे। यानी आप कहोगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर सच इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ वेव, या पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम उसी डायरेक्शन के अलोंग, जैसे उसी डायरेक्शन के अलोंग का मतलब ये, जिस लाइन के अलोंग वेव जा रही है पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम भी उसी डायरेक्शन के अलोंग क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, SHM कर रहे हैं, ठीक है। लाजमी नहीं होता कि दुनिया भर की वेव पार्टिकल को SHM करने पर मजबूर करें, लेकिन हमारे कोर्स में जो वेव्स हैं वो पार्टिकल को हमेशा क्या कराएंगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन करा रही होंगी। तो ये था हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। अब मेरा बेटा हमारे पास जो साउंड वेव्स हैं दे आर लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स। सर हम साउंड वेव्स पे क्यों आ गए? देखो हमने जो लेक्चर नंबर 12 और 11 पढ़ा उसमें हमने स्ट्रिंग के अंदर जो वेव्स थी उनका स्टैंडिंग वेव्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो वहां पे वेव्स इन स्ट्रिंग थी, इंसिडेंट वेव भी स्ट्रिंग वाली थी, रिफ्लेक्टेड वेव भी स्ट्रिंग वाली थी, तो स्टैंडिंग वेव भी स्ट्रेच स्ट्रिंग में बन रही थी। तो वो ट्रांसवर्स वेव में स्टैंडिंग वेव का कॉन्सेप्ट था। अब जो आप एयर ऑर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेव्स पढ़ रहे हो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, क्योंकि यहां पे आपकी इंसिडेंट वेव साउंड वेव होगी, टकरा के वापस आने वाली भी साउंड वेव होगी, और इनकी ओवरलैपिंग से बनने वाली स्टैंडिंग वेव भी किसकी होगी, साउंड वेव की होगी या लॉन्गिट्यूडनल वेव की होगी, ठीक है।
चलो अब बच्चे हमारे पास साउंड वेव को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स। दो बातें हो गई यहाँ पे, एक तो हो गई लॉन्गिट्यूडनल और एक हो गई मैकेनिकल। लॉन्गिट्यूडनल का मोटा मोटा मतलब तो अभी हमने पढ़ लिया, समझ में आ गया, लेकिन अभी तक कॉन्सेप्ट का फील नहीं आया। अभी कॉन्सेप्ट का फील लेते हैं। पहले ज़रा मैकेनिकल वेव को देख लो बेटा। हर वो वेव जिसको मीडियम चाहिए होता है फॉर द प्रोपेगेशन, हर वो वेव जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द प्रोपेगेशन, वो आपके पास कहलाती है मैकेनिकल वेव। तो साउंड वेव को मटेरियल मीडियम चाहिए प्रोपेगेशन के लिए। जाहिर है अक्सर एक एमसीक्यू आता है कि सूरज के ऊपर जो रिएक्शंस हो रहे हैं जिसके नतीजे में एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, जो हीट आप तक आती है, आपको सूरज के ऊपर होने वाले रिएक्शंस की आवाज़ आती है? नहीं आती। वजह, सूरज और अर्थ के बीच में कोई मटेरियल मीडियम मौजूद नहीं है जिस वजह से साउंड प्रोपेगेट नहीं कर सकता। ठीक है, बचपन में आपने बेल जार वाला एक्सपेरिमेंट भी देखा होगा कि जिसमें ऐसे हैमर गोंग को स्ट्राइक कर रहा होता है, आप सक्शन पंप लगा के एयर सक आउट कर लेते हो, तो अंदर आपको नजर आता है हैमर अब भी स्ट्राइक कर रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रही होती है, क्योंकि साउंड रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम फॉर द प्रोपेगेशन। अब दूसरी बात, हमने कहा साउंड वेव्स हमारे पास क्या है, दे आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव में अभी आपने क्या पढ़ा कि डिस्टर्बेंस जिस डायरेक्शन में जारी होगी, जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो भी इसी लाइन के अलोंग क्या कर रहे होंगे, वाइब्रेट कर रहे होंगे। अब इस बात को मेरा बेटा हमने समझना है। सबसे पहले तो ये चीज़ देखो कि आपके पास साउंड वेव प्रोड्यूस कहाँ से होती है। हर वेव को प्रोड्यूस करने के लिए ना एक होता है सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। सर मिसाल से समझाएं, देखो मान लो मेरा बेटा वो रस्सा बंधा हुआ है और मेरे हाथ में है, क्या रस्से पे पल्सेस खुद ब खुद प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं? नहीं। जब मैं ऐसे ऊपर नीचे करूंगा तभी पल्सेस प्रोड्यूस होंगी ना, हाँ या ना? जब मैं यूं यूं करूंगा तभी तो पल्सेस प्रोड्यूस होंगी। तो गोया सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस ये मेरा हाथ है। इसी तरीके से अगर मैं यहां पे इस रस्सी के साथ एक वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम लगा दूं और मास को नीचे ले जाके छोड़ दूं, तो मास नीचे जाएगा, ऊपर आएगा, ऊपर जाएगा, फिर मीन पर आएगा, फिर नीचे जाएगा, गोया ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा और इसकी वजह से पल्सेस प्रोड्यूस होंगी। अब साउंड वेव को प्रोड्यूस करने के लिए भी ऐसे ही कोई ना कोई सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस चाहिए। अब कैसे होती हैं? जैसे मैं कुछ बात कर रहा हूं तो ये जो मेरा वोकल कॉर्ड है यहां से आ रही है ना ये आवाज, यहां पे कोई सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है, यहां पे कोई चीज वाइब्रेट कर रही होगी जिसकी वजह से साउंड वेव जनरेट हो रही है जो मेरे मुंह के रास्ते बाहर आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही आपके पास एक ट्यूनिंग फॉर्क होता है, एक ट्यूनिंग फॉर्क होता है। ट्यूनिंग फॉर्क इस तरह की एक चीज होती है, ठीक है। इसके ये दो प्रोंग्स होते हैं, इसको आप किसी रबर पैड पे ऐसे स्ट्राइक करते हो और उसको देखते हो तो इसके ये प्रोंग्स ऐसे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ये जो प्रोंग्स होते हैं ये ऐसे टू एंड फ्रो मोशन कर रहे होते हैं। ये भी इसके ऊपर यहाँ फ्रीक्वेंसी भी लिखी रहती है कि ये कितनी फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्क है। तो ये आपके पास साउंड वेव प्रोड्यूस करने की एक सोर्स है। सही, कोई गिटार हो सकता है, कोई स्पीकर हो सकता है। आपने कभी स्पीकर नोट किया है? उसके आगे जो पर्दा लगा होता है जिसे हम स्पीकर का डायफ्राम कहते हैं। जब स्पीकर से कोई आवाज आती है तो उसका डायफ्राम ऐसे 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 हिल रहा होता है। तो ऑल इन ऑल साउंड वेव को प्रोड्यूस करने के लिए कोई भी सोर्स हो सकती है, बस होगा क्या कि वो ऐसे वाइब्रेट कर रही होगी, टू एंड फ्रो मोशन कर रही होगी और उसकी वजह से आगे आपके पास साउंड वेव प्रोपेगेट करती जा रही होंगी। अब हमने देखना क्या है कि साउंड वेव प्रोपेगेट करती कैसे। लॉन्गिट्यूडनल वेव का कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आ गया, लेकिन अब फील लेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? डिस्टर्बेंस जिस डायरेक्शन में जाएगी, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम भी उसी डिस्टर्बेंस की डायरेक्शन के अलोंग क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे, उसी लाइन के अलोंग ऑसिलेट करेंगे। अच्छा समझते हैं। मान लो मेरा बेटा यहां पे मेरे पास ये कुछ एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अभी यहां पे मेरे पास कोई साउंड वेव नहीं है, तो एयर के मॉलिक्यूल्स मस्त अपनी जगह पर मौजूद हैं, ठीक है। ये कुछ एयर के, भाई सारी जगह पे एयर होगी, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये कुछ एयर के मॉलिक्यूल्स मैंने कंसीडर कर लिए। इसका नाम मैंने रख लिया ए, इसका नाम रख लिया बी, इसका नाम रख लिया सी, इसका नाम रख लिया डी, और भी नाम होगा, बस इतना नाम हमारे लिए काफ़ी है। अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मेरा बेटा मैं कोई एक सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस ले आता हूँ जो कि साउंड वेव प्रोड्यूस करेगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस करेगा। मान लो ये ट्यूनिंग फॉर्क है, इस ट्यूनिंग फॉर्क को मेरा बेटा मैंने उठाकर एक रबड़ पैड पे स्ट्राइक किया ऐसे करके, डम करके, और इसके जो प्रोंग्स है ना वो वाइब्रेट करना शुरू हो गए, ऐसे टू एंड फ्रो वाइब्रेट कर रहे हैं। अब होगा क्या, यहां से आपके पास वेव प्रोड्यूस होंगी और ये वेव मेरा बेटा सबसे पहले जाएंगी इस एयर के पार्टिकल ए के पास जाएंगी। अब सोचो, जब ये एयर के पार्टिकल ए के पास जाएंगी तो ए वाले भाई साहब एनर्जी को लेके बी की तरफ भागेंगे, ऐसे ही होगा। अब सोचो होगा क्या,
ये बी बैठा हुआ है मस्त अपनी जगह पे, रावी चैन ही चैन लिख रहा है। ए आया, आके बी को स्ट्राइक किया। जब स्ट्राइक किया तो ए ने साउंड की जो एनर्जी ए के पास थी वो बी को दे दी, और साथ ही साथ बी को धक्का दिया आगे की तरफ। बी बोलेगा अच्छा, बी भी इसको धक्का देगा लेकिन पीछे की तरफ। न्यूटन का तीसरा कानून, एक्शन का रिएक्शन। फिर देखो, ए ने बी को आगे पुश किया, बी ने ए को पीछे पुश किया। अब होगा क्या, इंपैक्ट के नतीजे में ए पीछे जाएगा और बी आगे जाएगा। बना के दिखा रहा हूं, गौर से देखना। अब देखो, ये दोनों यहां पे मिले ऐसे, ये ए हो गया, ये बी हो गया। इंपैक्ट के नतीजे में बी भाई साहब गए आगे सी के पास, बी भाई साहब गए, अच्छा डी अपनी जगह पर है और आगे वाले भी अपनी जगह पर है, उनको पता ही नहीं है पीछे क्या कार्रवाई चल रही है। और ए भाई साहब कहां आ गए, पीछे आ गए। ए भाई साहब आ गए पीछे। अब आप नोट करो यहां पे हो रहा क्या है। फिर देखो, साउंड वेव प्रोड्यूस हुई। आप इसको इमेजिन कर सकते हो कि ट्यूनिंग फॉर्क नहीं, मैं कुछ बोल रहा हूं तो यहां पे एयर के जो पार्टिकल्स थे, मैंने कुछ बोला, एनर्जी पहले वाले पार्टिकल के पास आई, वो लेके अगले वाले के पास गया, उसको एनर्जी दी और साथ पुश किया। क्यों भाई, जब लगेगा तो फोर्स लगेगी ना, तो बी जवाब में इस पे फोर्स लगाएगा, ये पीछे आएगा, बी आगे जाएगा। तो अब आप देखो यहां पे आप नोट करो, पार्टिकल्स करीब आए थे। जहां पर पार्टिकल्स करीब आएंगे वो जगह मेरा बेटा हमारे पास कहलाती है कंप्रेशन। क्या कहलाती है, कंप्रेशन। क्या कहलाती है, कंप्रेशन। कंप्रेशन के बारे में अपने नोट्स में नोट कर लेना। कंप्रेशन क्या है, वो लोकलाइज रीजन जिसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम करीब करीब है, चिपके हुए हैं विद ईच अदर, करीब करीब है, क्लोज इनफ है। लोकलाइज रीजन से क्या मुराद है, देखो आप किसी ना किसी मोहल्ले में रहते होगे, किसी सोसाइटी में, किसी लोकेलिटी में रहते होगे, तो उस लोकेलिटी में एक डिफाइंड नंबर ऑफ हाउसेज होंगे ना, ठीक है। तो ऐसे ही मैं ये नहीं कह रहा कि सारे पार्टिकल्स करीब आ गए, नहीं, कुछ पार्टिकल्स करीब आए हैं, बाकी की अपनी अपनी जगह पर है। तो लोकलाइज रीजन जिसके अंदर पार्टिकल्स करीब करीब है वो कहलाता है कंप्रेशन। अब यहां देखो, ये देखो, ये है कंप्रेशन, और यहां देखो, यहां पार्टिकल दूर हो गए, ए दूर है, बी उससे दूर है, ये कहलाता है मेरा बेटा रेयरफेक्शन। क्या कहलाता है, रेयरफेक्शन। ये हो गया कंप्रेशन और ये हो गया रेयरफेक्शन। रेयरफेक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, लोकलाइज रीजन जिसके अंदर पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हैं। तो गोया जिस तरह आपने ट्रांसवर्स वेव में पढ़ा था, ट्रांसवर्स वेव को जब हम बताया करते थे तो आपको याद होगा इस तरह से बात करते थे। हम कहा करते थे यहां पे आपके पास है क्रस्ट, यहां पे आपके पास है ट्रफ, फिर ये आपके पास था क्रस्ट, फिर ये आपके पास क्या था, ट्रफ। क्रस्ट क्या था, मीन पोजीशन से अपर पॉइंट, ट्रफ क्या था, मीन पोजीशन से लोअर पॉइंट। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्रस्ट ट्रफ नहीं होते, लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन। पार्टिकल्स करीब आएंगे फिर दूर जाएंगे, करीब आएंगे फिर दूर जाएंगे, और ये चलता रहेगा। कैसे, देखो फिर सुनो, ए भाई बी के पास गया और बी को एनर्जी देके पीछे आ गया, और ये पीछे आ गया वापस। अब इसको जब मजीद एनर्जी मिलेगी, मान लो ये ट्यूनिंग फॉर्क अब तक वाइब्रेट कर रहा था, इसे मजीद एनर्जी मिलेगी तो ये फिर क्या होगा, आगे जाएगा। अब देखो, बी ने जाके सी को स्ट्राइक किया, गौर से देखना, बी ने जाके सी को स्ट्राइक किया, सी आगे जाएगा और बी क्या होगा, पीछे आएगा। ए आगे आ रहा है, बी पीछे आ रहा है। अब देखो, ए और बी फिर मिलेंगे आपस में, अब सी चला गया आगे डी के पास। ये पॉइंट समझ आया, देखो नजर आ रही है बात, हाँ या ना, बोलो भैया, कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है। देखो, ए भाई साहब आगे आ रहे हैं, फिर से एनर्जी लेके बी सी को स्ट्राइक कर रहा है, बी ने सी को आगे धक्का दिया, सी ने बी को पीछे पुश किया, बी पीछे आ रहा है, ये ए और बी फिर मिल गए, आगे सी डी के पास चला गया। ये देखो, कंप्रेशन रेयरफेक्शन कंप्रेशन, यानी कि आपके पास ऐसे करके आपका साउंड वेव क्या करता है, प्रोपेगेट करता चल रहा होता हैगा। कॉन्सेप्ट का फील आया लॉन्गिट्यूडनल वेव का, अभी और भी आएगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा, इस तरीके से मेरा बेटा आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या कर रही होती है, प्रोपेगेट करती जा रही होती है। एक और चीज अब आप जरा यहां पे नोट करो अच्छे तरीके से, ये मैंने जितने पार्टिकल्स की पोजीशन बनाई थी ना और से देखना, ये सारे के सारे पार्टिकल जिस पोजीशन पर हैं मेरा बेटा, इसको हम कहते हैं इनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या नाम देते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। सर कुछ सुना सुना लग रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है मेरा बेटा। हमारे पास अगर आपको याद होगा तो जब आपके पास मान लो ये रस्सा रस्सा मेरे हाथ में है, तो सारे के सारे जो स्ट्रिंग के पार्टिकल्स हैं वो अपनी मीन पोजीशन पर होंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होंगे। जैसे ही मैं रस्से को ऐसे झटका दूंगा तो, और आप सामने से खड़े हुए, मान लो मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं, आपने सामने से तस्वीर ली, जब आप तस्वीर लोगे तो मेरा बेटा आपको नजर आएगा, ये देखो समझना, ये मान लो मीन पोजीशन थी,
समझो 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 समझो, गौर से सुनना। रस्सा ऐसे मेरे हाथ में था, मैं ऐसे 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 मस्ती कर रहा हूं। आपने सामने से किसी भी रैंडम टाइम टीप के ऊपर एक तस्वीर ले ली। जब आपने तस्वीर ली, मान लो ये तस्वीर कुछ ऐसे आ गई आपके पास। अब ये रस्सा है जो आपको नजर आ रहा है, गोया ये आपके पास स्ट्रिंग के पार्टिकल्स हैं, मीडियम के पार्टिकल्स हैं। देखो, कोई पार्टिकल मीन से ऊपर है, कोई मैक्सिमा और मीन के बीच में है, कोई मीन पर है, कोई मैक्सिमा, ये मैक्सिमम नेगेटिव और मीन के बीच में है, कोई मैक्सिमम नेगेटिव पर है। देख रहे हो, ये डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के ऊपर पार्टिकल्स है। और ये क्या कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। कुछ देर के बाद ये वाला भाई यहां आ जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, और ऐसे ऐसे कर रहे होंगे। मैं ये मान के चलूंगा कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं, क्योंकि हम वेव्स के टॉपिक में 13th लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। ये सारी बातें पीछे बहुत तफसील से आ चुकी हैं। अब आप नोट करो, आप किसी भी एक पार्टिकल को उठाओ और इसका बिहेवियर देखो, आपको नजर आएगा ये पार्टिकल भी क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ऑसिलेशन करता तो नजर आ ही जाएगा। देखो कैसे। सबसे पहले ये सारे पार्टिकल अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे थे। जब एनर्जी ए के पास आई, ए भाई साहब अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से राइट साइड पे गए, बी पे फोर्स लगाई, बी ने जवाब में इन पे फोर्स लगाई। बी भाई साहब वापस आए, ए पे रुके नहीं, इनर्शिया की वजह से आगे चले गए। ये देखो आगे आ गए, फिर दोबारा आएंगे अपनी मीन पर, इनर्शिया की वजह से आगे जाएंगे। फिर गोया के ये सारे पार्टिकल ऐसे टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं। आपके पास जो एनर्जी प्रोपगेट कर रही है, देखो ए ने एनर्जी बी को दी, बी ने एनर्जी सी को दी, आगे सी डी को देगा। एनर्जी इस डायरेक्शन में जाती नजर आ रही है, और जो ये जो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं ये भी ऐसे ही वाइब्रेट कर रहे हैं। तो यही तो हमने पढ़ा था, लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, जिस डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस प्रोपगेट करता है, आपके मीडियम के पार्टिकल्स जो कि एनर्जी को लेके जा रहे होते हैं, वो भी उसी डायरेक्शन में क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। और हमारे कोर्स में हम कहते हैं कि ये ऑसिलेशन कौन सी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सब बातें जहन में रखना कि साउंड वेव जब प्रोपगेट करती है तो ऑटोमेटिकली जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं ये क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से राइट जाते हैं, मीन पर आते हैं, लेफ्ट जाते हैं, मतलब ऐसे वाइब्रेट करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन कर रहे होते हैंगे। कॉपी कर लीजिए इतना हिस्सा, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, जो हमने वेव की इक्वेशन पढ़ी हुई है ना, उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए। वापस मैं वही मिसाल लूंगा, मान लो वहां पे एक रस्सा बंधा हुआ है और मैं रस्से को यूं यूं कर रहा हूं। आपने किसी भी रैंडम टाइम टी के ऊपर एक तस्वीर ली, और आपको जो ये तस्वीर नजर आ रही है, ये मेरा बेटा एक इस तरह से नजर आ रही है। मान लो ये कोई तस्वीर आपको नजर आ रही है इस तरह से। अब आपको ये बात पता है, ये आपके पास डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है, और इस केस में जो मेरा मीडियम है वो कौन है भाई, मेरा मीडियम जो है वो स्ट्रिंग है। तो हम कहते हैं ये आपने y और x का एक ग्राफ बनाया हुआ है। y क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन, और x क्या है, आपके पास पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। अब अगर मैं ट्रांसवर्स वेव की एक जनरल इक्वेशन लिखूं तो वो ये बनती है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट। सर आपने यहां पे माइनस प्लस क्यों लगाया भाई, अगर माइनस साइन आ रहा है इसका मतलब वेव ट्रेवल कर रही है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, प्लस आ रहा है इसका मतलब वेव ट्रेवल कर रही है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो आप अभी फिलहाल माइनस लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस भी आ सकता है और प्लस भी आ सकता है, पता है हमें ये बात। अच्छा अच्छा जी, अब देखो भैया मेरा बेटा, ये इक्वेशन आपको क्या बता रहा है, ये इक्वेशन बता रहा है किसी भी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन ना। जैसे अगर मुझे मान लो इस यहां पे कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल भाई यहां से ऊपर गया है ना, तो मुझे इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो भाई ये इक्वेशन कहता है कि आप दो चीजें बता दो तो आपको मैं पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट दे दूंगा। दो चीजें क्या है, एक्स और टी। एक्स से क्या मुराद है कि भैया ये पार्टिकल अपनी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस से कितना फासले पर है। भैया सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस यहां पर होगी, जो पहला पार्टिकल है वही सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस की वजह से ऑसिलेट कर रहा है और फिर आगे प्रोपेगेट करती हुई जा रही है आपकी वेव। तो आपने बताना है सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस से इस पार्टिकल का डिस्टेंस क्या है। फिर मान लो मैंने आपको कहा कि यार ये पार्टिकल यहां से 5 सेंटीमीटर के फासले पे, अब आ गए 5 सेंटीमीटर पे। अब आप आ तो गए, आपके सामने पार्टिकल है, लेकिन पार्टिकल रुका हुआ तो नहीं है, पार्टिकल तो ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है। तो गोया आपने दूसरी चीज क्या बतानी है, टाइम, कि भाई आप किस टाइम पर पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो निकालने में इंटरेस्टेड हो। भैया आपने टाइम t = 0 पे देखा, पार्टिकल मीन पे था, t = 2 पे देखा, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे,
टी इक्वल 4 पे देखा फिर मीन पर, टी इक्वल 6 पे देखा नेगेटिव एक्सट्रीम पे, टी इक्वल 8 पे देखा फिर मीन पर। तो आप किस टाइम इंस्टेंट पे निकलवाना चाह रहे हो ये आपको बता रहा है। मजीद आप नोट करोगे तो ए आपके पास एम्पलीट्यूड है कि आपका पार्टिकल मैक्सिमम कितना ऊपर जा सकता है, ओमेगा आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जिसका फॉर्मूला 2πf भी हो सकता है और 2π/T भी हो सकता है, टी टाइम पीरियड है इस पार्टिकल को कितना टाइम लग रहा है एक ऑसिलेशन पूरा करने में। के मेरा बेटा आपके पास एंगुलर वेव नंबर है 2π/λ, एक्स और टी बता दिया। फाइंड आउट आपके पास इनिशियल फेज कांस्टेंट है कि जब टाइम टी इक्वल 0 पे आपका वेव प्रोपेगेट करना यहां से स्टार्ट हुआ था तो ये वाले पार्टिकल ने अपनी जर्नी कहां से शुरू की थी, मतलब मीन पे था, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे था, मीन पे था, कहीं बीच में था, नेगेटिव एक्सट्रीम पे था, कहां था, ये सब बातें हम कॉन्सेप्ट ऑफ फेज के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। तो ये भाई साहब इसकी इक्वेशन थी। अब अगर आपको बोला जाए कि आपके पास साउंड वेव जो है, साउंड वेव को आपने इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट करना है तो भाई वो कैसे करेंगे। ये वाली इक्वेशन आपके पास है ट्रांसवर्स वेव की, हमने डेरिवेशन भी देखी थी इसकी, लेक्चर नंबर 2 है गालिबन इसी सीरीज का। अब साउंड वेव आपके पास ट्रांसवर्स वेव तो नहीं है, तो साउंड वेव को आप कैसे एक्सप्रेस करोगे। साउंड वेव को एक्सप्रेस करने के मेरा बेटा दो तरीके हैं। एक तरीका कि आप इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेव एक्सप्रेस कर दो, दूसरा तरीका आप इन टर्म्स ऑफ एक्सिस प्रेशर वेव एक्सप्रेस कर दो। अच्छे से सुनते चलना बच्चे, क्योंकि इसी के ऊपर हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम हुए और उन क्वेश्चंस का आंसर याद ना करना पड़े, इसीलिए आपको ये टॉपिक बना के दे रहा हूं मैं। ठीक है, दो तरह से कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव। पहले जरा ट्रांसवर्स और साउंड वेव के अंदर सिमिलैरिटीज ले आते हैं और पहले डिस्प्लेसमेंट वेव कर लेते हैं, वो सबसे आसान तरीका है। प्रेशर वेव भी आसान ही है, कोई मुश्किल नहीं है। देखो समझो इस वेव में हो क्या रहा है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव में होता क्या है। डिस्टर्बेंस ऐसे प्रोपेगेट करती जाती है और पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम या तो ऐसे वाइब्रेट करते हैं या ऐसे वाइब्रेट करते हैं। अगर डिस्टर्बेंस ऐसे जा रही है और पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम यूं यूं वाइब्रेट कर रहे हैं तो ये ट्रांसवर्स वेव है, ये क्वेश्चन हो गई। अगर डिस्टर्बेंस ऐसे जा रही है और पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम यूं यूं वाइब्रेट कर रहे हैं तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गई। तो गोया के पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम का बिहेवियर तो एक ही जैसा है, हाँ या ना। फर्क किसमें आ रहा है, फर्क आ रहा है कि आया वो अलोंग द प्रोपेगेशन ऑफ वेव वाइब्रेट कर रहे हैं या परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं, यही फर्क है। तो पहला तरीका आपके पास क्या है साउंड वेव को एक्सप्रेस करने का, दैट इज इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेव। इसके लिए आप सेम यही इक्वेशन लिख सकते हो, S विल बी इक्वल टू S नॉट साइन ओमेगा टी माइनस प्लस के एक्स प्लस का फाइ नॉट। जरा समझिएगा ये इक्वेशन क्या है। देखो मेरा बेटा, मान लो अगर मैंने यहां पे एक सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस लगाई हुई है जो कि साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा है, एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसके प्रोंग्स को मैंने ऐसे रबर पैड पे स्ट्राइक किया तो ऐसे डूनू 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 कर रहे हैं और यहां से क्या हो रहा है आपके पास ऐसे साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है। अब इस साउंड वेव के प्रोड्यूस होने की वजह से क्या हो रहा होगा, अभी आपने पढ़ा, जो आगे एयर के पार्टिकल्स हैं, कंप्रेस रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, किसी लोकलाइज रीजन में करीब होंगे, किसी लोकलाइज रीजन में दूर होंगे, कहीं हो सकता है ना करीब हो ना दूर हो, ये भी पॉसिबल होगा। अरे भैया अभी देखा था ना हमने, ए बी सी डी तक जब तक बात पहुंची थी तो आगे के जो पार्टिकल्स थे वो ना करीब हो रहे थे ना दूर हो रहे थे, तो ऐसा भी होगा, कहीं हो सकता है करीब हो, कहीं हो सकता है दूर हो। तो गोया के अगर आपने डिफाइन करना हो, मैं कहता हूं गौर से सुनना, ये जो मेरा सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है, यहां से x डिस्टेंस के फासले के ऊपर कोई पार्टिकल है जिसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करी हुई है, गौर से सुनना, कुछ डिस्प्लेसमेंट s कवर करी हुई है और वो पार्टिकल अभी यहां पे मौजूद है। देखो आहिस्ता आहिस्ता समझो, कोई जल्दी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है, इससे x डिस्टेंस पे कोई पार्टिकल मौजूद है, जब तक ये वाइब्रेट नहीं कर रहा था, इसके प्रोंग्स आगे पीछे नहीं हो रहे थे, तब तक ये मस्त अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था। अब किसी टाइम टी पे ये अपनी जगह से कुछ आगे मौजूद है, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करी हुई है, हो सकता है ये डिस्प्लेसमेंट यहां हो सकता है ये मीन पर ही हो सकता है पॉजिटिव एक्सट्रीम पर हो, नेगेटिव, मैं तो जर्नल केस डिस्कस कर रहा हूं। तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है अगर मैं वो यहां से निकाल सकूं तो गोया ये मेरे लॉन्गिट्यूडनल वेव की इक्वेशन बन जाएगी, हाँ या ना। अरे भैया ये ट्रांसवर्स वेव की इक्वेशन आपने कैसे लिखी थी, आपने कहा मैं किसी भी टाइम टी पर किसी भी पार्टिकल की अगर डिस्प्लेसमेंट बता सकता हूं तो ये मेरी ट्रू इक्वेशन है। तो क्या इस इक्वेशन की मदद से किसी भी टाइम टी पर किसी भी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट हम बता सकते थे? बिल्कुल। तो यही तो यहां हो रहा है, ऐसे करोड़ों पार्टिकल्स होंगे,
किसी भी पार्टिकल तक जाने के लिए x आप दोगे इसे, उसकी टाइम t पर क्या डिस्प्लेसमेंट है वो आप इस इक्वेशन से बता सकते हो। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में मेरे भाई कोई फर्क नहीं है। अब आपका सवाल आएगा सर कोई फर्क नहीं है तो यही इक्वेशन लिख देते हैं। लिख सकते हो बिल्कुल, बल्कि बाज अच्छी किताबों में जो फिजिक्स को थोड़ा मुश्किल करके बताते हैं सेम इक्वेशन लिखी होती है। बस प्रॉब्लम क्या होता है बच्चे के लिए, जो हम इनको इंटर्स या ए लेवल के उस पर नहीं पढ़ाते, वो ये होता है वाई से बच्चे के जहन में ये आता है कि पार्टिकल्स ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं अलोंग वाई एक्सिस, जबकि आपको ये बात पता है कि जो एयर के पार्टिकल्स हैं, मीडियम चूंकि एयर ही होता है नॉर्मली हमारे पास जब साउंड प्रोपेगेट करती है, वो अलोंग ऐसे एक्स एक्सिस वाइब्रेट करेंगे। अगर एक्स के अलोंग ट्रेवल कर रही है वेव आपकी, तो वहां पे वाई थोड़ा अजीब सा लगता है। तो सर यहां एक्स लिख देते, एक्स नहीं लिख सकते क्योंकि एक्स हम ऑलरेडी यहां पे यूज कर रहे हैं। एक्स क्या बताता है? एक्स बताता है आपको पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन, सॉरी फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, वेरी सॉरी, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। ठीक है, देखो x क्या बता रहा है? सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस से कितने फासले पर वो पार्टिकल मौजूद है जिसकी डिस्प्लेसमेंट आपको चाहिए। s नॉट क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये पार्टिकल मीन से मैक्सिमम कितना राइट या मैक्सिमम कितना लेफ्ट पे जा सकता है, ये आपको कौन बताएगा? s नॉट बताएगा। और आगे देखो वही है साइन ओमेगा टी माइनस प्लस के एक्स प्लस फाई नॉट। ओमेगा टी में माइनस कब आएगा? जब ये पॉजिटिव एक्स के अलोंग साउंड वेव प्रोपेगेट कर रही होगी। प्लस कब आएगा? जब नेगेटिव के अलोंग प्रोपेगेट कर रही होगी। ठीक है, ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, 2 पाई एफ 2 पाई बाई कैपिटल टी। कैपिटल टी क्या बता रहा है? टाइम पीरियड। ये आगे गया पीछे आया, इधर गया इधर आया, एक साइकिल को मुकम्मल करने का जो टाइम है दैट इज कैपिटल टी। के क्या है? एंगुलर वेव नंबर। फाई नॉट क्या है? इनिशियल फेस कांस्टेंट। टाइम टी इक्वल 0 पे जो पहला पार्टिकल था उसने अपनी जर्नी कहां से शुरू करी थी? मीन पे था, मीन और पॉजिटिव एक्सट्रीम के बीच में था, इधर जा रहा था इधर जा रहा था, कहां जा रहा था, वो सब चीजें। क्लियर हो गया? फिर सुन लो, अभी जो हमने बातचीत करी है फिर सुन लो, फिर सुन लो, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। साउंड वेव को रिप्रेजेंट करने का जो पहला तरीका है वो वही वाला है जो ट्रांसवर्स वेव का है। ट्रांसवर्स वेव में आप इक्वेशन की मदद से कैसे रिप्रेजेंट करते थे? ये इक्वेशन बताती क्या है? आपके पास जो ट्रांसवर्स वेव प्रोपेगेट कर रही है उसकी वजह से मीडियम के पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। तो किसी भी पार्टिकल की अगर टाइम टी पर डिस्प्लेसमेंट आपने बतानी है तो इस इक्वेशन की मदद से आप बता सकते हो, और ये हमने ड्राइव की हुई है, लेक्चर नंबर 2 पूरा मौजूद है इस पर। सेम केस यहां है, जब आपके पास साउंड वेव प्रोपेगेट कर रही है तब भी मीडियम के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट कर रहे हैं। बस फर्क ये है ऐसे नहीं कर रहे ऑसिलेट, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो किसी भी पार्टिकल की अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बता दूं तो वही तो साउंड वेव की इक्वेशन है जिसकी मदद से मैं पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट बता रहा हूं। कोई भी पार्टिकल जो कि x डिस्टेंस पर मौजूद है फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, टाइम t पे उसकी क्या डिस्प्लेसमेंट है मैं यहां से बता सकता हूं। यह हमारे पास थी मेरा बेटा हमारी डिस्प्लेसमेंट वेव या साउंड वेव को रिप्रेजेंट करने का पहला तरीका। कॉपी कर लीजिए। अच्छा, एक चीज और देख लेना, अगर आपको कभी भी कहा जाए, इसका अगर मैं ग्राफ आपको एक जर्नल बना के दिखा दूं ना, बल्कि बाद में देखते हैं, ठीक है, अभी आप परेशान हो जाओगे। चलो इतना ऐसा कॉपी करो, पहले प्रेशर वेव पे आ जाएं, फिर इसके ग्राफ पे और डिस्प्लेसमेंट के नोड एंटी नोड पे बात करेंगे। अब देखो मेरा बेटा, हमने ये बात पढ़ी कि हमारे पास जब साउंड वेव प्रोपेगेट करती है, मान लो यहां पे मेरे पास ये एक ट्यूनिंग फॉर्क है जो कि ऐसे टू एंड फ्रो वाइब्रेट कर रहा है और इसके वाइब्रेशन की वजह से साउंड वेव प्रोपेगेट कर रही है। तो हमने देखा यार कुछ जगहों पे आपके पास क्या होता है कि पार्टिकल जो है ना भाई साहब वो करीब करीब होते हैं, अभी यही चीज़ नोट करी थी। और कुछ जगह पे ऐसा होता है कि पार्टिकल्स आपके पास जनाबे वाला क्या होते हैं भाई, दूर दूर होते हैं, ऐसे ही। फिर कुछ जगह पे करीब करीब हो जाएंगे पार्टिकल, कुछ जगह पे पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे जनाब, दूर दूर हो जाएंगे। अभी हमने देखा था ये जहाँ पे पार्टिकल्स करीब करीब हैं वो कंप्रेशन है, जहाँ पे पार्टिकल दूर दूर हैं वो रेयरफेक्शन है। अब और से सुनिएगा बात को, आपका वो लोकलाइज रीजन जिसके अंदर पार्टिकल्स करीब करीब होते हैं, जितने होने चाहिए वहां पे पार्टिकल उससे ज्यादा हैं, वो कहलाता है कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब ये है कि ज्यादा पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आए हुए। इनके करीब आने से होता क्या है कि आपके पास डेंसिटी उस लोकलाइज रीजन में बढ़ जाती है। सर डेंसिटी क्यों बढ़ जाती है, ये क्या बात कर दी आपने, डेंसिटी बढ़ जाएगी? अरे मेरे बच्चे इधर देखो, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम, 1 मीटर क्यूब में कितना मास ऑक्यूपाई हुआ है। अब आप सोच के देखो, जब साउंड वेव प्रोपेगेट कर रही होगी तो जो कंप्रेशन वाला रीजन होगा उसके अंदर पार्टिकल्स करीब करीब आए हुए होंगे। जब पार्टिकल्स करीब करीब होंगे तो जितने होने चाहिए थे वहां पे उससे ज्यादा हो जाएंगे, हाँ या ना?
अरे भैया पहले मस्त ऐसे देखो, एक पार्टिकल यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये नॉर्मल स्टेट है, अभी साउंड वेव नहीं है, मस्त जिंदगी गुजार रहे हैं। साउंड वेव भाई करीब आ गई है, कंप्रेशन रीजन बन गया, जितने होने चाहिए थे उससे ज्यादा हो गए, यानी 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में ज्यादा पार्टिकल्स आ गए, तो मास क्या हो गया, बढ़ गया। तो यूनिट वॉल्यूम में मास क्या हो गया, बढ़ गया। गोया कि डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। और डेंसिटी के बढ़ने से मेरा बेटा हमारे पास जो प्रेशर होता है गैस का, वहां पर वो क्या होता है, बढ़ जाता है। सर प्रेशर और गैस का क्या रिलेशन है भाई, मेरा बेटा एक इक्वेशन है, P इज इक्वल टू 1/3 रो मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये आप पढ़ेंगे आगे जाके हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में, ड्राइव भी करेंगे, ठीक है, अच्छी बड़ी डेरिवेशन है इसकी। ये हमने स्पीड ऑफ साउंड के अंदर भी पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले, मतलब थोड़े लेक्चर पहले। प्रेशर का डेंसिटी के साथ रिलेशन क्या होता है, डायरेक्ट होता है। जब डेंसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। बिल्कुल वैसे ही अगर आपको बोला जाए ये रेयरफेक्शन वाले रीजन में क्या हो रहा है, देखो जरा समझो। रेयरफेक्शन वाले रीजन का मतलब क्या है मेरा बेटा, कि आपके पास देखो ये पार्टिकल थे मस्त, जब साउंड नहीं था, साउंड आया, रेयरफेक्शन रीजन बना, तो इस रीजन में जितने पार्टिकल्स होने चाहिए थे उससे कम हो गए, हाँ या ना। अरे भैया जितने होने चाहिए थे उससे क्या हो गए, कम हो गए। तो आपके पास डेंसिटी इस लोकेलिटी की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। गोया के प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अपने पास नोट कर लेना, कंप्रेशन वाले रीजन में प्रेशर बढ़ता है, रेयरफेक्शन वाले रीजन में प्रेशर घटता है। समझ आ गई बात की, मजीद चीजें समझते हैं बेटा आगे। देखो 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 समझो। जब तक मेरा बेटा आपके पास साउंड प्रोपेगेट नहीं कर रही थी, ये ऐसे एयर के मॉलिक्यूल्स मस्त अपनी जगह पे मौजूद थे। जो प्रेशर नॉर्मल हालत में होता है वो कहलाता है मेरा बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कहलाता है, पी एटमॉस्फेरिक या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और आपको पता होगा नॉर्मल आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 1.01 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। पता है ना ये बात, नॉर्मल स्टैंडर्ड, ठीक है, 1.01 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। गोया मैं कहना ये चाह रहा हूं, जब पार्टिकल्स करीब आएंगे, कंप्रेस्ड होंगे, तो प्रेशर इससे बढ़ जाएगा। जब पार्टिकल दूर जाएंगे, रेयरफेक्शन आएगा, तब उससे क्या होगा, कम हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया। अब आपके पास जो कंप्रेस रीजन होता है, जो कंप्रेस रीजन होता है, कंप्रेशन के अंदर हम लिखते हैं जो हमारे पास प्रेशर है वो है P एटमॉस्फेरिक प्लस डेल्टा P। ये डेल्टा P क्या है, एक्सेस प्रेशर जो पार्टिकल्स के करीब आने की वजह से आया है। फिर जो आपका रेयरफेक्शन वाला रीजन है, जिसके अंदर पार्टिकल दूर दूर गए हैं, वहां पे हम लिखते हैं जो आपका प्रेशर है वो क्या है, P एटमॉस्फेरिक माइनस डेल्टा P। डेल्टा P क्या है, आपका ये एक्सेस प्रेशर। अच्छा एक चीज और यहाँ ख्याल कर लेना, अगर मान लो मिसाल के तौर पे कंप्रेस रीजन में देखो नॉर्मल आपके पास प्रेशर क्या था, जब ना कंप्रेस था ना रेयरफेक्ट था, नॉर्मल प्रेशर क्या था, P एटमॉस्फेरिक के बराबर, यानी कि 1.01 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था। जब पार्टिकल्स करीब आए, कंप्रेस हुआ, तो पार्टिकल जितना करीब होंगे उतना प्रेशर ज्यादा होगा। बिल्कुल कंप्रेशन के अंदर मान लो आपका प्रेशर हो गया 1.01 इंटू 10 पावर 5 प्लस 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि इसके अंदर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐड हो गया। यानी कि मैं कह रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं कि डेल्टा P का वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया। मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, ये पार्टिकल्स करीब आए तो प्रेशर हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसका यह मतलब नहीं है कि जैसे ही पार्टिकल्स करीब आना शुरू होंगे एकदम से ये वैल्यू प्लस 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी। समझना बात को। देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा जब बिल्कुल रीजन कंप्रेस हो गया, पार्टिकल ने जितना करीब आना था वो आ गए, अब जब आप प्रेशर नोट करोगे तो वो है 1.01 इंटू 10 पावर 5 प्लस 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है जब पार्टिकल करीब आना शुरू हुए थे तो एकदम से ये प्रेशर बढ़ के इतना हो गया था। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, साइनोसॉइडली बढ़ता है, साइनोसॉइडली बढ़ता है। जैसे पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट है ये साइनोसॉइडली चेंज होती है, बिल्कुल वैसे ही प्रेशर भी साइनोसॉइडली चेंज होता है, आहिस्ता आहिस्ता चेंज होगा। देखो तो पार्टिकल्स करीब आए थोड़ा सा, मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, और करीब आए प्लस 3 हो गया, और आए प्लस 5, बिल्कुल करीब आ जाएंगे तो प्लस 10। सर ये 10 हमेशा होगा, भाई मिसाल दे रहा हूं, सही। सिमिलरली रेयरफेक्शन में पार्टिकल दूर जाना शुरू हुए, प्रेशर थोड़ा कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ, बिल्कुल रेयरफेक्शन वाला रीजन हो गया तो मैक्सिमम कम हो गया। गोया के आप अपने पास एक जुमला नोट करो और मुझे बताना ये जुमला आपको फील हुआ या नहीं। जो आपके कंप्रेशन और रेयरफेक्शन वाले पॉइंट्स हैं, यानी वो पॉइंट साउंड वेव के अंदर, लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर वो पॉइंट जहां आप कहते हो कि ये कंप्रेशन है, ये रेयरफेक्शन है,
जैसे क्रस्ट और ट्रफ आपका क्या होता था, रिवाइज करो जरा। क्रस्ट और ट्रफ क्या होता था, जब आप अपनी ट्रांसवर्स वेव पढ़ते थे तो आप कहा करते थे ना भाई कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये क्रस्ट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या है, ट्रफ पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या है, क्रस्ट है, ये वाला पॉइंट क्या है, ट्रफ है। बिल्कुल वैसे ही कंप्रेशन कहते हैं उस पॉइंट को जिसके अंदर पार्टिकल्स बिल्कुल करीब आ गए। रेयरफेक्शन कहते हैं उस पॉइंट को जिसमें पार्टिकल बिल्कुल दूर 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 चले गए। तो कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन आर द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम प्रेशर वेरिएशन। ये वाला पॉइंट नोट कर लेना। सर मैक्सिमम प्रेशर वेरिएशन कैसे, फिर समझा दे, नहीं समझ में, फिर समझ लो, देखो समझना। अभी जो है ना पार्टिकल, फिर समझा रहा हूं ये वाला पॉइंट कि कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन आर पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम प्रेशर वेरिएशन। ये बात कैसे हुई समझना। देखो एक पार्टिकल यहां, एक यहां, एक यहां, मस्त ऐसे पार्टिकल मौजूद हैं अपनी अपनी जगह पर, ठीक है। अभी साउंड वेव नहीं है, अब साउंड वेव आना शुरू हुई, यहां वाले पार्टिकल्स करीब आना शुरू हुए। ये ए पार्टिकल मान लो, ये बी पार्टिकल, ए पार्टिकल बी की तरफ आना शुरू हुआ। जैसे जैसे ए और बी के दरमियान का फासला कम होगा, कंप्रेस हो रहे हैं, वैसे वैसे इन दोनों के दरमियान में या इस लोकलाइज रीजन का प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। जब बिल्कुल करीब आ जाएगा तो प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा। यह कहलाता है कंप्रेशन। फिर ये दूर जाना शुरू होंगे, प्रेशर कम होना शुरू हुआ, कम होना शुरू हुआ, पहले वाले हालत में आ गए, पी एटमॉस्फेरिक हो गया। मजीद दूर जाना शुरू हुए, मजीद कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, मैक्सिमम दूर चले गए, मैक्सिमम कम हो गया प्रेशर। रेयरफेक्शन। कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन वो पॉइंट्स हैं जिसमें प्रेशर मैक्सिमम होता है। लिखो इस बात को अपने पास और डब्बा बना लो, हाईलाइट कर लो। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन वो पॉइंट्स हैं जिसमें आपका प्रेशर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। कंप्रेशन में पी एटमॉस्फेरिक से मैक्सिमम ज्यादा होता है, रेयरफेक्शन में पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मैक्सिमम कम होता है। अगर दो पार्टिकल ऐसे हैं, ना करीब आ रहे हैं ना दूर जा रहे हैं, तो पी एटमॉस्फेरिक के बराबर होगा उस पूरे रीजन का प्रेशर, लोकलाइज रीजन का प्रेशर। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब मेरा बेटा, अब आप नोट करो जो मैं कह रहा था ना, अब साउंड वेव को एज ए प्रेशर वेव भी एक्सप्रेस कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो भाई एज ए प्रेशर वेव एक्सप्रेस, ये भी समझ लीजिए, इसकी भी इक्वेशन है। देखो अब मान लो मेरा बेटा ये हमारे पास एक कोई सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है जो कि ऐसे साउंड वेव प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। ट्यूनिंग फॉर्क है सबसे आसान, ठीक है। यहां से हमारे पास ऐसे साउंड वेव आ रही है। इस सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस से कुछ एक्स डिस्टेंस के ऊपर इस पॉइंट पे अगर मैं प्रेशर कैलकुलेट करता हूं, डेल्टा पी क्या है, एक्सेस प्रेशर। अगर मैं एक्सेस प्रेशर कैलकुलेट करता हूं तो इस एक्सेस प्रेशर की मदद से मैं साउंड वेव को डिफाइन कर सकता हूं, ठीक है। इस एक्सेस प्रेशर की मदद से मैं साउंड वेव को क्या कर सकता हूं, डिफाइन कर सकता हूं। ये इक्वेशन आपके कोर्स में नहीं है, आप वैसे ही समझा रहा हूं क्योंकि मैंने पढ़ ली थी तो मैंने बोला आपको भी पढ़ा दिया जाए, ठीक है। हेलिडे रेस्टिंग में लिखी हुई इक्वेशन है, आराम से मिल जाएगी। बेसिकली ये कैसे एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप बस कॉन्सेप्ट का फील ले लो, वो आपके कोर्स के अंदर है। कॉन्सेप्ट का फील क्या है भाई, कॉन्सेप्ट का फील ये है, ये ट्यूनिंग फॉर्क है, ये साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब साउंड वेव प्रोपेगेट करेंगी तो किसी पॉइंट पे प्रेशर बढ़ेगा, किसी पॉइंट पे प्रेशर कम होगा, किसी पॉइंट पे प्रेशर अनऑल्टर्ड रहेगा। ये डेल्टा पी टोटल प्रेशर नहीं है, ये डेल्टा पी एक्सेस प्रेशर है। जहां जहां डेल्टा पी पॉजिटिव है इसका मतलब वो रीजन कंप्रेस हो रहा है। जहां जहां डेल्टा पी नेगेटिव है, भैया आप किसी भी पॉइंट का प्रेशर कैसे निकालोगे, किसी भी पॉइंट का प्रेशर होगा पी एटीएम प्लस डेल्टा पी के बराबर। अगर डेल्टा पी पॉजिटिव है इसका मतलब प्रेशर उस जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो रहा है। गोया वो रीजन कौन से वाले बन रहे हैं, कंप्रेशन वाले। अगर डेल्टा पी का वैल्यू आपके पास नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि साइन का फंक्शन है ना, तो आगे आपके पास ऐसा कोई फेज आ सकता है जिसके ऊपर ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको समझ में आना चाहिए डेल्टा पी नेगेटिव होने का मतलब क्या है। डेल्टा पी नेगेटिव होने का मतलब ये है कि वो पार्टिकल एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अगर आपके पास डेल्टा पी का वैल्यू 0 आ रहा है इसका मतलब ये है कि पार्टिकल ना करीब आ रहे ना दूर जा रहे हैं। तो सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस से किसी भी पॉइंट पे आपने, किसी भी मीडियम के अंदर, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपने डेल्टा पी का वैल्यू निकाला, उस डेल्टा पी की मदद से आप ये बता सकते हो वो कंप्रेशन है या रेयरफेक्शन है, या ना तो कंप्रेशन है ना रेयरफेक्शन है। तो ये आपके पास साउंड वेव को डिफाइन करने का एक और तरीका था, इसको हम कहते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वेव। और आप क्या नोट करेंगे, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन वाले जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम वेरिएशन है। मैक्सिमम वेरिएशन का मतलब कंप्रेशन में प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मैक्सिमम बढ़ा हुआ होता है। रेयरफेक्शन वाले पॉइंट पे, रेयरफेक्शन पे मान लो ये पार्टिकल दूर दूर है, ये रेयरफेक्शन वाला पॉइंट है, रेयरफेक्शन वाले पॉइंट पे
प्रेशर उस लोकलाइज रीजन में, रेयरफेक्शन वो लोकलाइज रीजन, इस पूरे रीजन में प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मैक्सिमम कम हुआ होता है। क्लियर हो गया भाई साहब? इतना कॉपी कर लीजिए। अब आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, जो हमने हमारे पास कॉन्सेप्ट पढ़ा है इसी को विजुअलाइज कर रहे हैं और एक और चीज नोट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव का। मान लो यहां पे कोई ट्यूनिंग फॉर्क है, वो ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहा है और अल्टीमेटली साउंड एनर्जी ऐसे प्रोपेगेट करती हुई जा रही है। इसकी वजह से होगा क्या, ये जो आगे पूरा रीजन है इसमें कुछ लोकलाइज रीजन में कंप्रेशन बना हुआ होगा, कुछ लोकलाइज रीजन में रेयरफेक्शन होगा, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन। अब देखो भैया, अगर मैं इसको यहाँ पे डिफाइन करूँ या इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह की सूरत हाल बनती हैगी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना बच्चे के जहन में एक क्वेश्चन आता है, आपके जहन में भी आएगा, अगर आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, नेचुरल है। क्वेश्चन ये आता है कि सर जब हम ट्रांसवर्स वेव्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो ट्रांसवर्स वेव में हमें समझ में आता है कि वेव ऐसे प्रोपेगेट करती हुई जा रही है और पार्टिकल्स वाई एक्सिस के अलोंग, यानी कि वेव अगर एक्स के अलोंग जा रही है तो पार्टिकल वाई एक्सिस के अलोंग परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं। इस केस के अंदर हम इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये सारे के सारे पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है। लेकिन जब आप एयर ऑर्गन पाइप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे जिसमें हमें पता है कि साउंड वेव है जो कि इंटरफेयर कर रही है, जो कि स्टैंडिंग वेव्स बना रही है, और साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव जो कि ऐसे 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 वाइब्रेट करती चल रही होती हैं, उसको सर आप ऐसे कैसे शो कर देते हैं? जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे जहन में तो ये क्वेश्चन आया करता था कि भाई ये वाला जो एक कर्व है ये तो ट्रांसवर्स वेव के लिए कर्व है, क्योंकि भाई ये क्या बताता है, ये बताता है कि भाई इस पॉइंट के ऊपर इस पर्टिकुलर जगह पे जो पार्टिकल है वो मीन पोजीशन पर है, यहाँ पे पार्टिकल है वो मीन से इतना ऊपर है, यहाँ पार्टिकल है वो यहाँ पर है, यही बताता है ना, ये तो पूरा का पूरा आपका मीन पोजीशन है, यही बताते हैं। अब जब कभी भी मेरा बेटा आप लॉन्गिट्यूडनल वेव को देखोगे उसको भी हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो आज इसको भी डीकोड करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है। अब मैं वापस अपनी वही मिसाल दे रहा हूँ, गौर से सुनना। यहां पे ट्यूनिंग फॉर्क है, ये ट्यूनिंग फॉर्क था, उसको मैंने ऐसे किसी रबर बेड पे मारा, उसके प्रोंग जैसे वाइब्रेट कर रहे हैं और अल्टीमेटली साउंड वेव एक्स के अलोंग प्रोपेगेट करती हुई मस्त जा रही है। कुछ पार्टिकल्स करीब आए हुए होंगे, कुछ पार्टिकल दूर होंगे, फिर करीब होंगे, फिर दूर होंगे, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन। मैंने या किताब वालों ने फिजिक्स के ऐसे बना के दिखा दिया। अब इसका मतलब क्या है, ये भी ग्राफ मेरा बेटा आपके पास डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन का है, लेकिन सर पार्टिकल ऊपर थोड़ी है, नहीं ऊपर नहीं। अभी समझो, देखो समझो, अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूं तो ये वाला पार्टिकल कहां है भाई, ये वाला पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर है। अच्छा, इसके बाजू वाले पार्टिकल को देखो, इसके बाजू वाले पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट आपको ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में नजर आ रही है, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे देखो, ये इसके बाजू वाला पार्टिकल बना है, इस पार्टिकल के बाजू वाला पार्टिकल, इसकी डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड नजर आ रही है। अपवर्ड का मतलब है पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। पॉजिटिव मतलब ये पार्टिकल गया हुआ है राइट साइड पे। कहां गया हुआ है? राइट साइड पे गया हुआ है। फिर देखो भाई, ये जो ग्राफ बना होगा, ये ग्राफ अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो ये पीछे ऐसे हो रहा होगा ग्राफ, यकीन। अब फिर देख लो, इस पार्टिकल को यहां बनाया, इसके इधर वाले पार्टिकल को अगर मैं ड्रॉ करता हूं, ये बनाया, इसके इधर वाले पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कैसी है? डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड का मतलब डिस्प्लेसमेंट कहां आ गई? नेगेटिव डायरेक्शन में। समझना बात को जरा, फिर समझो, फिर समझो। देखो, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव को भी हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इससे बस आपने ये नहीं समझना कि ये पार्टिकल मीन से ऊपर जा रहे हैं, नहीं। जितनी अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट है इसका मतलब मीन से राइट साइड पर, जितना ज्यादा अपवर्ड है इसका मतलब मीन से उतना ज्यादा राइट पर है, जितना ज्यादा डाउनवर्ड है इसका मतलब मीन से उतना ज्यादा लेफ्ट पर है। फिर समझो, ये वाला पार्टिकल मीन पर है, एज इट इज बना दिया। ये वाला पार्टिकल, इसकी पोजीशन बनाई, ये यहां है नहीं पार्टिकल, क्योंकि देखो इसकी डिस्प्लेसमेंट ऐसे नजर आ रही है अपवर्ड, इसका मतलब ये पार्टिकल मीन से राइट साइड पे गया हुआ है। गोया एक्चुअल में ये पार्टिकल यहां पर है। फिर इसको देखो, ये वाला पार्टिकल यहां नहीं है, ये तो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। डाउनवर्ड का मतलब ये पार्टिकल मीन से इतना लेफ्ट साइड पे गया हुआ है। आपको पार्टिकल दूर जाते नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये कौन सा रीजन है? रेयरफेक्शन वाला रीजन है। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, फिर समझ लेते हैं। इसको देख लो। चलो, इस पार्टिकल की अगर बात करें, ये पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे नजर आ रहा है, सर आ रहा है। इसके बाजू वाले पार्टिकल को देख भाई, इसको देख, इसकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। यहां पे ले आ जरा इसको, इधर। ये पार्टिकल यहां था और इसकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब राइट साइड पे डिस्प्लेसमेंट है भाई। पॉजिटिव का मतलब राइट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, ऊपर नहीं है। ये ट्रांसवर्स वेव थोड़ी है, ये तो क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होती है, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट
नेगेटिव है। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब राइट डायरेक्शन में, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में, जो बेसिक वेक्टर्स का हमारा कॉन्सेप्ट है। तो ये इधर जा रहा है, इसके बाजू वाले को देख भाई, इसकी डिस्प्लेसमेंट कैसी है, नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब ये वाला पार्टिकल जनाबे वाला इधर आ रहा है, ये मीन पोजीशन है। अभी अब आपका पार्टिकल एक्चुअल में यहां मौजूद है, ये मीन है, अभी आपका पार्टिकल यहां है। गोया पार्टिकल्स करीब करीब आ रहे हैं, कंप्रेशन कंप्रेशन। अच्छा सर अभी भी नहीं समझ में आया, मजीद समझाएं, मजीद समझ ले भाई, इसको देख ले यार, देख ये आपको अपनी किताब में बना हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपका पार्टिकल है मीन पोजीशन पे, ठीक है। इसके बाजू वाला ये पार्टिकल, इसकी डिस्प्लेसमेंट देखो कहाँ है, डाउनवर्ड। ये पार्टिकल को लाए, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड का मतलब कहाँ गया ये पार्टिकल, लेफ्ट साइड पे। डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड पे। गोया ये पार्टिकल, ये मीन है, यहाँ है नहीं पार्टिकल, पार्टिकल यहाँ आया हुआ है। समझ आ गई सर, यहाँ भी बना देते फिर यहाँ कचरा हो जाता है। ये पार्टिकल का मीन था, यहाँ आया हुआ है, ये पार्टिकल का मीन था, यहाँ आया हुआ है। फिर देख लो अगर अभी भी नहीं समझ में आया, इस पार्टिकल को देखो, इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। गोया ये पार्टिकल जो यहां होता मीन पोजीशन पर, अभी मीन पर नहीं है, मीन से कहां है, राइट साइड पर डिस्प्लेस हुआ है। गोया अभी ये पार्टिकल यहां है, गोया पार्टिकल दूर दूर जा रहे हैं, फिर से क्या बन गया, ये रेयरफेक्शन। समझ आ गई बात की। अच्छा और देख लो भाई, इस पार्टिकल को यहां देख लो, इधर देख लो, ये इधर देखो, इसके बाजू वाला पार्टिकल उठाओ, ये वाले पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट, इस वाले पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट देखो, इस वाले पार्टिकल की आपको डिस्प्लेसमेंट राइट साइड पे नजर आ रही है, हाँ है ना। इसके इधर बाजू वाला एक पार्टिकल उठाओ, इस पार्टिकल के इधर वाला, ये वाले पार्टिकल का इधर वाला, इसकी भी डिस्प्लेसमेंट इतनी ही राइट साइड पे देखो। इस वाले पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट भी राइट साइड पर है। सर राइट कैसे पता चला, भैया ये कर्व पूरा पॉजिटिव के अलोंग है ना, पॉजिटिव मतलब एक्स के ऊपर है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है तो राइट साइड पे जा रहा है, ये पार्टिकल राइट पे गया। ये जो पार्टिकल है ये वाला आपका, इस पार्टिकल के इधर वाला पार्टिकल की भी डिस्प्लेसमेंट जितनी इसकी राइट है उतनी इसकी राइट है। कोई ये वाला पार्टिकल जो है ये भी राइट पे जा रहा है। क्या ये करीब आ रहे हैं, करीब नहीं आ रहे। दोनों पार्टिकल एक जितना राइट साइड पे डिस्प्लेस कर रहे हैं। सर करीब तो आ रहे हैं, नहीं भाई, ये वाला जो पार्टिकल है इसकी भी तो राइट साइड पे डिस्प्लेसमेंट है, नजर आ रहा है। ये सारे पार्टिकल क्या हो रहे हैं, आगे जा रहे हैं। ये सारे पार्टिकल ऐसे 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 आगे जा रहे हैं। गोया ये ना तो रेयरफेक्शन है ना कंप्रेशन है, ना पार्टिकल्स करीब आ रहे हैं, करीब नहीं आ रहे। देखो ना, ये भी आगे जा रहा है, ये भी आगे जा रहा है, ये भी आगे जा रहा है। भाई एक गाड़ी है, तीन गाड़ी हैं ऐसे लाइन से चल रही हैं ना, दरमियान का फासला कम हो रहा है। ये भी 10 किलोमीटर/आवर से चल रही है, वो भी एक ही लाइन में चल रही हैं, तीनों आगे जा रहे हैं। ना रेयरफेक्शन ना कंप्रेशन, ना करीब आ रहे हैं ना दूर जा रहे हैं। पॉइंट समझ आ गई बात की, हाँ है ना। अब जो हमने प्रेशर की बात की है वो भी लिख लें जरा। देखो रेयरफेक्शन वाले रीजन में जो आपका प्रेशर है वो क्या होता है, मैक्सिमम कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मैक्सिमम कम होता है। कंप्रेशन वाले रीजन में जो आपका प्रेशर होता है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मैक्सिमम ज्यादा होता है। रेयरफेक्शन में फिर एटमॉस्फेरिक से मैक्सिमम कम हो जाएगा। जो ना रेयरफेक्शन है ना कंप्रेशन है, इसके अंदर आपका जो प्रेशर है वो किसके बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। तो पहली चीज आपने ये सीखी, कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है, पहली चीज आपने ये सीखी कि किस तरह से ये जो आपका साइनोसॉइड कर्व बना होता है, जो कि हम ट्रांसवर्स वेव के लिए बनाया करते थे, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव को शो कर रहा होता है। ऊपर वाली डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, पॉजिटिव का मतलब राइट दिशा में डिस्प्लेसमेंट, राइट डायरेक्शन में। डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब लेफ्ट साइड की डिस्प्लेसमेंट। दूसरी एक और चीज नोट करो, इतनी बात नोट कर ली, अब नोट करो। जब हमने स्टैंडिंग वेव्स पढ़ी थी, स्टैंडिंग वेव में हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, एक था नोड, एक था एंटी नोड। नोड क्या था, वो पार्टिकल जो ढीठ था, अपनी मीन पर ही रहता था, ना मीन से ऊपर जाता था ना मीन से नीचे जाता था। ऐसा पार्टिकल जो नोड पे ही था। स्टैंडिंग वेव पढ़ी थी ना, दो वेव्स अगर उनका फ्रीक्वेंसी सेम है और एम्पलीट्यूड सेम है, ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम मीडियम में ट्रेवल करती हुई आ रही है, जब वो ओवरलैप करेंगी, इंटरफेयर करेंगी, तो स्टैंडिंग वेव बनेगी। स्टैंडिंग वेव में क्या था आपके पास, दो नोड्स के दरमियान के सारे पार्टिकल एक फेज में होते थे, दूसरे कंसेक्यूटिव वाले दो नोड्स के बीच के सारे पार्टिकल आउट ऑफ फेज होते थे इनके मुकाबले में। ये अगर ऊपर जा रहे हैं वो सारे नीचे जा रहे हैं। सारे पार्टिकल एसएचएम करते थे बट विद वेरिएबल एम्पलीट्यूड। पढ़ी थी ना ये बात सारी। उसमें नोड क्या था, वो पॉइंट्स जिनका मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होता था। एंटी नोड वो पॉइंट जिसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता था, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करते थे। ऐसे ही अब अगर आप इसको देखोगे, वैसे एक चीज ध्यान में रखना, नोड्स और एंटी नोड्स हमेशा स्टैंडिंग वेव में बनते हैं। ट्रेवलिंग वेव में नोड्स एंटी नोड्स नहीं होते, ध्यान में रखिएगा। सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं
क्या मैं इन पॉइंट्स को नोड कह सकता हूं? फिर बता रहा हूं, नोड्स नहीं होते ट्रेवलिंग वेव में। ये ट्रेवलिंग वेव है। ट्रेवलिंग वेव में ये वाला पार्टिकल मीन पर है, लेकिन हमेशा मीन पर नहीं रहेगा। वेव आगे जाएगी, ये पार्टिकल नीचे आ जाएगा, और आगे जाएगी, मजीद नीचे आ जाएगा, मैक्सिमम नेगेटिव पे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ये नोड नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर आप इसको देखो, इसको अगर आप नोड मान लो, क्यों? क्योंकि अभी तो मीन पर है ना, अभी तो नोड जैसा ही बिहेव कर रहा है। नोड स्टैंडिंग वेव में वो पॉइंट है जिसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है, या ज्यादा अच्छा कह लो कि पोजीशन ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट रहता है। तो ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है। एंटी नोड वो पॉइंट होता है जिसकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करता है। फिर रिपीट कर रहा हूं, ट्रेवलिंग वेव में नोड एंटी नोड नहीं होता। ये सारे पार्टिकल एक जितने एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहे हैं ट्रेवलिंग वेव में। सिर्फ समझाने के लिए, अगर इसकी इस टाइम पे आपने तस्वीर ली तो ये नोड है, ये एंटी नोड है, नोड है, एंटी नोड है। ये एंटी नोड है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर की हुई इस पार्टिकल ने। ये नोड है, एंटी नोड है, नोड है। सही? अब समझो 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 समझो। यहां से वो एमसीक्यू आएगा जिसकी बेसिस पे मुझे ये सब समझाना पड़ता है। इस पॉइंट को मैं कहूंगा डिस्प्लेसमेंट का नोड। डिस्प्लेसमेंट के नोड पे देखो रेयरफेक्शन आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट के नोड पे कंप्रेशन आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट के नोड पे रेयरफेक्शन आ रहा है। यहां पे भी देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट के नोड पे कंप्रेशन आ रहा होगा। बना के चेक कर ले भाई, ये ले चेक कर। ये वाला पार्टिकल मीन पर है, इसके बाजू वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ये ऐसे आ गया, ठीक है, ये पार्टिकल ऐसे गया हुआ है। इसके इधर बाजू वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। नेगेटिव मतलब लेफ्ट पे आ गया, गोया कंप्रेशन बन गया। फिर देखो, डिस्प्लेसमेंट के नोड पे रेयरफेक्शन, डिस्प्लेसमेंट के नोड पे कंप्रेशन, डिस्प्लेसमेंट के नोड पे रेयरफेक्शन, डिस्प्लेसमेंट के नोड पे कंप्रेशन। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे प्रेशर मैक्सिमम होता है। कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन आर टर्म्ड एज पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम प्रेशर वेरिएशन। अब आपको अगर मैं एक जुमला बोलूं तो समझ में आएगा। डिस्प्लेसमेंट नोड्स, और से देखना, डिस्प्लेसमेंट नोड्स वो पॉइंट है जहां पे प्रेशर मैक्सिमम वेरी करता है, हाँ या ना? डिस्प्लेसमेंट नोड्स वो पॉइंट है जहां पे प्रेशर मैक्सिमम वेरी करता है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नोड्स जो होगा, जहां डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, वहां पे प्रेशर या तो मैक्सिमम ज्यादा होगा या मैक्सिमम कम होगा, या मैक्सिमम ज्यादा होगा या मैक्सिमम कम होगा, या तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मैक्सिमम ज्यादा होगा या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मैक्सिमम कम होगा। देखो, डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड, एंटी नोड है ना भाई, ये ट्रेवलिंग वेव में एंटी नोड नहीं होता, लेकिन अगर आपने एक टाइम टी पे तस्वीर ली तो ये वाला पार्टिकल इस वक्त एंटी नोड के जैसा बिहेवियर रखा हुआ है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज बेसिकली एंटी नोड, ठीक है, जो एंटी नोड होता है, जिसकी होती है वो एंटी नोड होता है पार्टिकल। तो इसका बिहेवियर एंटी नोड जैसे। तो एंटी नोड, डिस्प्लेसमेंट के एंटी नोड पे देखो प्रेशर मिनिमम नजर आ रहा है। प्रेशर मिनिमम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भैया यहां पे मेरा एक्सेस प्रेशर क्या है? जीरो है, और यहां पे मेरा एक्सेस प्रेशर मैक्सिमम है। इसको मैं अगर डेल्टा पी नॉट कहूं तो भी सही है। क्यों सर डेल्टा पी नॉट क्यों कहूं? अभी मैंने आपसे इक्वेशन लिखवाई थी, ये थी ना इक्वेशन, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। ये मैक्सिमम कितना हो सकता है प्रेशर? डेल्टा पी नॉट हो सकता है। आपको पता है ना, ये साइन का फंक्शन है और साइन का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है +1 या -1। तो डेल्टा पी का मैक्सिमम वैल्यू डेल्टा पी नॉट के बराबर हो सकता है। तो कंप्रेशन में प्रेशर कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस जितना एक्सेस प्रेशर मैक्सिमम हो सकता है। रेयरफेक्शन में क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस जितना एक्सेस प्रेशर मिनिमम में हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट का जहां नोड होगा वहां प्रेशर का एंटी नोड होगा। समझ आई? डिस्प्लेसमेंट का जहां नोड होगा वहां प्रेशर का एंटी नोड होगा। क्यों? डिस्प्लेसमेंट जहां जीरो होगी वहां प्रेशर मैक्सिमम होगा। प्रेशर मैक्सिमम मतलब, अच्छा एंटी नोड में लाजमी नहीं है सिर्फ ऊपर ही हो भाई, ये भी एंटी नोड है। एंटी नोड का मतलब क्या होता है? वो पार्टिकल जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से वाइब्रेट कर रहा है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से ऊपर भी जाएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से नीचे भी जाएगा। वो तो डिपेंड करते हैं आप किस टाइम पे देख रहे हो। यहां है, फिर यहां गया, फिर यहां आया, फिर यहां गया, फिर यहां आया। तो डिस्प्लेसमेंट का जहां नोड होगा वहां प्रेशर का एंटी नोड होगा। प्रेशर मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम एटमॉस्फेरिक से ज्यादा या एटमॉस्फेरिक से मैक्सिमम कम। डिस्प्लेसमेंट का जहां एंटी नोड होगा वहां प्रेशर का नोड होगा, यानी कि एक्सेस प्रेशर जीरो होगा, और उस लोकलाइज्ड रीजन का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ रहा होगा। क्लियर? यही वजह है कि हम इसको यूं भी कहते हैं कि आपका जो प्रेशर वेव है और आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेव है, इन दोनों के दरमियान में फेज डिफरेंस होता है 90 डिग्री का।
फेज डिफरेंट 90 डिग्री से क्या मुराद है कि जब डिस्प्लेसमेंट वेव का नोड आता है तो उसका एंटी नोड आता है, जब उसका एंटी नोड आता है तो इसका नोड आता है। तो ये फेज डिफरेंस 90 को शो कर रहा है, ठीक है। 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पे ये सारे मसले होते हैं, सही है। कॉपी कर लीजिए इतने हिस्से को, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, फाइनली हम लोग आ गए अपने टॉपिक के ऊपर, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव फ्रॉम क्लोज्ड एंड या फ्रॉम ओपन एंड, ठीक है भैया। चलो अब देखो सर, रिफ्लेक्शन क्यों पढ़ रहे हैं? जो हमारा टॉपिक था वो तो स्टैंडिंग वेव्स का था, चलो उसका भी आंसर कर देते हैं। अब देखो मेरा बेटा, हमारे पास जो एयर ऑर्गन पाइप होता है ना, वो होता क्या है बेसिकली? आपने कभी बांसुरी देखी है? वो कहते हैं ना, ये काम खत्म कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बांसुरी होता है, पता नहीं बांसुरी होता है, जो भी होता है, फ्लूट कहते हैं जैसे इंग्लिश में। एक पतला सा लंबा सा पाइप होता है वुडन, अंदर खाली जगह होती है, ऊपर ऐसे छेद 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 से बने हुए होते हैं, वो उसको ऐसे 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 करते हैं। तो एक बड़ा टेक्निकल काम है, तो उसमें से अजीबोगरीब किस्म की धुनें निकल रही होती हैं, जो कि अच्छी भी लगती हैं कभी कभार। अच्छा, तो वो आपके पास होता है ऑर्गन पाइप, ठीक है, फ्लूट। ये इस तरह के और बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें ये ऑर्गन पाइप्स यूज होते हैं। अच्छा, अब मान लो मेरा बेटा, यहां पे हमारे पास एक कोई ऑर्गन पाइप है। अब ऑर्गन पाइप के ना हम दो केसेस पढ़ेंगे। एक हमारे पास होगा जिसके अंदर दोनों एंड्स ओपन होंगे, एक होगा मेरा बेटा जिसके अंदर एक एंड आपके पास क्लोज हुआ हुआ होगा। एक एंड क्या होगा भाई? क्लोज हुआ हुआ होगा। तो पहले मैं आपको क्लोज एंड वाला बता देता हूं, जिसका एक एंड क्लोज है, एक एंड ओपन है। फिर बता दूंगा जिसके अंदर बोथ एंड ओपन है, ठीक है। एक आप सीख जाओगे, दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सारा काम कर चुके हैं, अब सिर्फ उसको अप्लाई करना है। बात आती है रिफ्लेक्शन कहां पे होगी। अब जरा समझिएगा, यहां पे मान लो मेरा बेटा, मेरे पास अगर एक सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है। अच्छा, ये सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस लाजमी नहीं है कि ये ट्यूनिंग फॉक ही हो। जैसे आपकी फेडरल बोर्ड के अंदर एक एग्जाम्पल बनी हुई है, उसमें उन्होंने क्या किया हुआ है, एक खाली बोतल रखी हुई है, उस खाली बोतल का पतला सा मुंह है ऊपर, उसमें अगर आप कुछ बोलते हो तो वहां से अंदर भी स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होती है। आप देख सकते हो वो मिसाल, ठीक है। तो अब देखो यहां पे आपके पास हो रहा क्या है, यहां पे मेरा बेटा आपके पास एयर के मॉलिक्यूल्स मौजूद है, मस्त मौजूद है। जब आप यहां पे ट्यूनिंग फॉक को वाइब्रेट कराओगे तो इसकी वजह से यहां पे साउंड वेव प्रोपेगेट करती हुई जाएगी, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन। साउंड वेव यहां पे जाके स्ट्राइक करेगी, क्लोज एंड है तो क्लोज एंड को स्ट्राइक करेगी, ओपन एंड है तो ओपन एंड को स्ट्राइक करेगी। स्ट्राइक करेगी और वापस आएगी, तो कितनी वेव्स हो गई? दो वेव्स हो गई। अरे भैया, ट्यूनिंग फॉक ऐसे वाइब्रेट कर रहा है डम 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 करके, तो यहां से साउंड वेव ऐसे जा रही है, क्लोज एंड को जाके स्ट्राइक करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, तो और ट्यूनिंग फॉक अभी तक वाइब्रेट कर रहा है, तो एक इंसिडेंट वेव, एक रिफ्लेक्टेड वेव, दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, क्योंकि हमने माना हुआ एनर्जी का लॉस तो होता ही नहीं है हमारी दुनिया में, ठीक है। इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव, इंसिडेंट आने वाली वेव, रिफ्लेक्टेड उधर से आने वाली वेव, फ्रीक्वेंसी सेम है, एक ही मीडियम है तो वेलोसिटी भी सेम होगी, एम्पलीट्यूड भी सेम है। जब वेलोसिटी भी सेम, फ्रीक्वेंसी भी सेम, तो वेवलेंथ तो ऑटोमेटिकली सेम हो गई। जब ये ओवरलैप करेंगे तो स्टैंडिंग वेव बनेगी। तो इस तरीके से इस ऑर्गन पाइप में आपके पास बनेंगी स्टैंडिंग वेव्स, जिसकी डेरिवेशन हमने करनी है अगले पार्ट में, अभी पार्ट नहीं कर रहे, अभी तो रिफ्लेक्शन के ऊपर बातचीत करेंगे, ठीक है, रिफ्लेक्शन के ऊपर। और अभी हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम क्लोज एंड की, ठीक है भैया। अब आप नोट करो, यहां पे जो मेरा बेटा एयर का पार्टिकल होगा, गौर से देखना, यहां पे जो एयर का पार्टिकल होगा, ये क्लोज एंड है, ध्यान में रखिएगा, क्लोज्ड एंड। यहां पे जो एयर का पार्टिकल होगा, क्या मैं ये कह सकता हूं इसका नेट डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होगा? क्यों सर? भैया, ये जो एयर का पार्टिकल है, क्या इसके पास आगे जाने की जगह है? नहीं। क्यों भाई? फिक्स एंड है ना, ये फिक्स एंड से बिल्कुल चिपक के खड़ा हुआ है। याद करो, वेव्स इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, जो आपके पास आखिरी जिस सिरे से आपका स्ट्रिंग दीवार से बंधा होता था, या रिफ्लेक्शन ऑफ वेव का फिनोमेना याद कर लो, जब मैं ऐसे पल्स देता था तो पल्स बिल्कुल आखिर तक जाती थी, लेकिन जो सिरा दीवार से बंधा होता था वो ना तो ऊपर जाता था और ना ही नीचे आता था। बिल्कुल वैसे ही ये वाला पार्टिकल जो फिक्स एंड के मुंह पे बैठा हुआ है, ये ना तो राइट जाएगा ना लेफ्ट जाएगा, क्योंकि पार्टिकल ऐसा नहीं है कि लंगड़ी लूली वाइब्रेशन करेगा, पूरी वाइब्रेशन करता है ऐसे करके, सही है। तो इस वाले पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? जीरो। इस वाले पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट के जीरो होने का मतलब क्या है, समझिएगा, कि जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव हैं, दे आर आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री।
सर ये बात हमारे बहुत ऊपर से चली गई, नहीं समझ में आई, आहिस्ता आहिस्ता सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझना। ये पार्टिकल यहां बना दिया मैंने, समझना गौर से। अगर इंसिडेंट वेव इस पार्टिकल को 2 मिलीमीटर राइट पे रिफ्लेक्ट कराने की कोशिश करेगी, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो इसी पार्टिकल को 2 मिलीमीटर लेफ्ट पे रिफ्लेक्ट कराने की कोशिश करेगी। सर दोनों क्यों कर रही है, पहले तो ये बता दें बच्चे। एक चीज हमने पढ़ी थी, दैट वाज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या था? वो ये कहता था एक पार्टिकल मीडियम पर अगर मल्टीपल वेव्स आ जाए, मान लो एक वेव यहां से आ रही है, एक वेव यहां से आ रही है, इस पार्टिकल की जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी वो वेक्टर सम होगी इस वेव की वजह से होने वाली डिस्प्लेसमेंट और इस वेव की वजह से होने वाली डिस्प्लेसमेंट। तो भैया ये वाला जो पार्टिकल है इसको 2 वेव्स वाइब्रेट कराने की कोशिश कर रही हैं। कौन सी? एक इंसिडेंट वेव, एक टकरा के आने वाली वेव। सारे पार्टिकल्स को 2 ही वेव ऑसिलेट करा रही हैं, तभी तो यहां पे स्टैंडिंग वेव बन रहा है। अरे भैया स्टैंडिंग वेव क्यों बन रही है भाई? एक आपके पास यहां पे ऐसे ऐसे, एक आपके पास यहां पे वेव है, ये आपके पास है इंसिडेंट वेव, और एक वहां से टकरा के मेरा बेटा वेव वापस आ रही है, दैट इज योर रिफ्लेक्टेड वेव। और दोनों जो आपकी वेव्स हैं इनका फ्रीक्वेंसी कैसा है? इनका फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती जा रही हैं। तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती जा रही है मेरा बेटा, तो इसकी वजह से जब ये ओवरलैप करेंगी तो होगा क्या आपके पास? होगा ये कि ये आपके पास स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करेंगी विद इन दिस ऑर्गन पाइप या एयर कॉलम। ठीक है बच्चे, इतनी बात तो समझ में आ गई ना। अब हम इस आखिरी पार्टिकल की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो भी समझ में आ जाएगा। मैंने कहा इस पार्टिकल की नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, क्यों भाई? वजह है ना इस पार्टिकल की नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होने की, क्योंकि आपके पास फिक्स्ड एंड है, फिक्स्ड एंड है, या कह लो कि आपके पास क्लोज एंड है, तो ये पार्टिकल तो ऑसिलेट कर ही नहीं सकता। ये एक ही केस हो सकता है ना ऑसिलेट करे, कि अगर इसको इंसिडेंट वेव 2 मिलीमीटर राइट पे लेके जाना चाह रही हो और रिफ्लेक्टेड वेव 2 मिलीमीटर लेफ्ट पे लेकर आना चाह रही हो, तो ये 0 हो जाएगा। समझ आ गई बात की? तो अब ये पार्टिकल कहीं भी नहीं जा सकता। यही चीज हमने रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में भी पढ़ी थी, याद कर लेना, ठीक है? वरना देख भी सकते हो, लेक्चर नंबर 9 या 10 है मेरा ख्याल है। तो इसका मतलब इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव आपकी क्या हो जाएंगी? आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री। अब आपको एक बात पता है, क्या बात पता है? अभी अभी पढ़ के आए, अगर नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है, गोया के यहां पे, और से सुनना, यहां पे क्या मैं कह सकता हूं इस जगह पे डिस्प्लेसमेंट का नोड बनेगा? बोलो हाँ या ना भाई। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का क्या बन रहा है? नोड बन रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट का नोड बनेगा इसका मतलब प्रेशर कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। गोया यहां पे प्रेशर का एंटी नोड बनेगा। बोलो ये बात समझ आई है? ये सब बातें आपको अगले लेक्चर में काम देंगी। क्लोज एंड पे डिस्प्लेसमेंट का नोड बनता है और प्रेशर का एंटी नोड बनता है। अभी तो साबित किया था, जहां डिस्प्लेसमेंट का नोड होगा वहां प्रेशर का एंटी नोड होगा। प्रेशर के एंटी नोड से क्या मुराद है? प्रेशर के एंटी नोड से यह मुराद है, गौर से सुनना, कि प्रेशर मैक्सिमम होगा। प्रेशर बढ़ के भी मैक्सिमम हो सकता है, प्रेशर कम होके भी मैक्सिमम हो सकता है। इसका मतलब समझिएगा, अगर यहां पे आने वाली वेव, गौर से देखना, गौर से देखना, अगर यहां पे आने वाली वेव कंप्रेशन होगा तो रिफ्लेक्टेड पल्स भी यहां पे कौन सी होगी? कंप्रेशन। अगर टकराने वाली इंसिडेंट पल्स कंप्रेशन है, रिफ्लेक्टेड पल्स भी कंप्रेशन है। सर ऐसे कैसे? देखो समझो, मैंने कहा अगर इंसिडेंट पल्स कंप्रेशन होगा तो रिफ्लेक्टेड पल्स भी कंप्रेशन होगा, क्योंकि मैंने कहा प्रेशर का एंटी नोड है। एंटी नोड का मतलब प्रेशर मैक्सिमम है, यानी कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड प्रेशर ऐड हो रहा है। अरे भैया देखो, नोड का मतलब क्या होता है? जहां कहीं पे भी नोड बनता है, नोड का मतलब होता है मेरा बेटा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हाँ या ना भैया? ये आउट ऑफ फेज होगा, आउट ऑफ फेज भी कह सकते हो बाय 180 डिग्री, या आप ये भी कह सकते हो कि इन दोनों के दरमियान में पाई का डिफरेंस मौजूद है। पाई का डिफरेंस मौजूद है, पाई रेडियन में हो गया 180 डिग्री कोई कह रहे हैं। नोड्स आर पॉइंट ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, स्टैंडिंग वेव में पढ़ी थी ये बात। सिमिलरली जहां एंटी नोड होता है वहां पे क्या होती है मेरा बेटा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। मतलब जो इंसिडेंट वेव का प्रेशर है और जो रिफ्लेक्टेड वेव का प्रेशर है वो वहां पे ऐड हो रहा होगा। अब सोचो, अगर इंसिडेंट वेव का प्रेशर आपके पास है P एटमॉस्फेरिक प्लस डेल्टा P नॉट, डेल्टा P नॉट, और अब देखो अगर थोड़ी देर के लिए मैं मान लूं कि यहां पे रिफ्लेक्टेड वेव, जो आपकी रिफ्लेक्टेड वेव है वो रेयर फ्रैक्शन वाली, समझिएगा बात को, है नहीं रेयर फ्रैक्शन वाली, मान रहा हूं, समझना। आने वाली कंप्रेशन थी और जाने वाली अगर रेयर फ्रैक्शन होती तो रेयर फ्रैक्शन का प्रेशर क्या होता? P एटमॉस्फेरिक माइनस डेल्टा P नॉट। तो टोटल प्रेशर क्या होता? प्लस डेल्टा P नॉट से माइनस डेल्टा P नॉट कट जाता, तो आपका डेल्टा P तो 0 हो जाता। नहीं समझे?
अरे भाई फिर समझो, आहिस्ता आहिस्ता, कोई जल्दी नहीं। देखो मैंने इस पार्टिकल की बात करी, मैंने कहा ये पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होगा इन एनी केस, क्योंकि फिक्स्ड एंड है, पार्टिकल के पास जगह ही नहीं है, बाउंड्री कंडीशन है कि पार्टिकल कैन नॉट ऑसिलेट। तो क्योंकि एंड फिक्स है तो इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। गोया यहां पे डिस्प्लेसमेंट का क्या बनेगा, नोड बनेगा। जहां डिस्प्लेसमेंट का नोड होता है वहां प्रेशर का एंटी नोड होता है, वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ प्रेशर होता है। फिर मैंने कहा कि अगर आने वाला वेव कंप्रेशन है तो जाने वाला भी कंप्रेशन होगा, आने वाला रेयरफेक्शन है तो जाने वाला रेयरफेक्शन होगा। क्यों कहा ऐसा? मैंने कहा मान ले आने वाला कंप्रेशन है, जाने वाला रेयरफेक्शन है, अगर ऐसा होता, मिसाल दे रहा हूं, तो आने वाले कंप्रेशन का ये होता और रेयरफेक्शन वाले केस में प्रेशर क्या होता, PATM माइनस का डेल्टा P नॉट। तो इस पॉइंट पे, इस लोकलाइज रीजन में जब मैं प्रेशर निकालता तो इसको इसमें ऐड करता, क्योंकि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव ऐड हो जाती, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता, ऐड होती, प्लस डेल्टा P नॉट से माइनस डेल्टा P नॉट मर जाता, तो डेल्टा P 0 हो जाता। जब एक्सेस प्रेशर 0 हो गया तो इसका मतलब प्रेशर का एंटी नोड नहीं बना। इसका मतलब यहां पर रिफ्लेक्टेड पल्स रेयरफेक्शन नहीं हो सकती अगर इंसिडेंट पल्स कंप्रेशन है। गोया कि अगर इंसिडेंट पल्स कंप्रेशन है तो रिफ्लेक्टेड पल्स भी क्या होगी, कंप्रेशन होगी, यानी कि रिफ्लेक्टेड पल्स का भी यही प्रेशर होगा। अब जब दोनों ऐड होंगे तो आपका जो नेट प्रेशर होगा वो मतलब +2 डेल्टा P नॉट हो रहा होगा, मतलब जो भी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें 2 डेल्टा P नॉट क्या होगा, ऐड हो जाएगा। यही तो होता था, याद करो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव के फिनोमेना में, जब आप फ्री एंड पे ऑसिलेट करते थे तो मैक्सिमम आपके पास एम्पलीट्यूड से वो ऑसिलेट करता था, तो यहां पे आपके पास मैक्सिमम प्रेशर बन रहा है। फिर देख लो, जहन में रखने वाली बात क्या है, जो आपका फिक्स्ड एंड है वहां पर डिस्प्लेसमेंट का हमेशा नोड होगा। इंसिडेंट डिस्प्लेसमेंट वेव और रिफ्लेक्टेड डिस्प्लेसमेंट वेव ये आउट ऑफ फेज होगी बाय 180 डिग्री। प्रेशर का एंटी नोड होगा, प्रेशर मैक्सिमम होगा। आने वाली अगर कंप्रेशन है तो जाने वाली भी कंप्रेशन होगी, तभी तो ऐड होकर 2 डेल्टा P नॉट होगा। आने वाली रेयरफेक्शन है तो जाने वाली भी रेयरफेक्शन होगी, तभी तो -2 डेल्टा P नॉट होगा। तो बच्चे को ना ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि क्लोज एंड में इंसिडेंट प्रेशर वेव और रिफ्लेक्टेड प्रेशर वेव इन फेज होती है, आउट ऑफ फेज नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट वेव आउट ऑफ फेज होगी। यहां पे देखो, इंसिडेंट डिस्प्लेसमेंट वेव और रिफ्लेक्टेड डिस्प्लेसमेंट वेव, इनके दरमियान में फेज शिफ्ट होगा 180 डिग्री का, क्योंकि आपने यहां डिस्प्लेसमेंट का नोड बनाना है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है कि फेज डिफरेंस कितना हो, 180 हो। प्रेशर का एंटी नोड होगा, जब प्रेशर का एंटी नोड होगा इसका मतलब प्रेशर की इंसिडेंट वेव और प्रेशर की रिफ्लेक्टेड वेव ये कैसी होगी भाई, ये इन फेज होगी, यानी कि इनके दरमियान में जो फेज डिफरेंस होगा वो 0 डिग्री का होगा। कंप्रेशन आएगा तो कंप्रेशन जाएगा, रेयरफेक्शन होगा तो रेयरफेक्शन जाएगा। बोलो भैया, पॉइंट क्लियर हो गया? इतना हिस्सा कॉपी कर लो। ओपन एंड की बात कर लेते हैं अब हम थोड़ी सी। अब देखो मेरा बेटा, हमारे पास रिफ्लेक्शन बाय ओपन एंड का फिनोमेना है, समझिएगा जरा। ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास वापस वही ऑर्गन पाइप है, लेकिन अब की बार सूरत हाल क्या है कि हमारे पास ऑर्गन पाइप दोनों एंड से क्या है मेरा बेटा, ओपन है। यहां भी एयर है, बाहर भी क्या है आपके पास, एयर मौजूद है। ये मेरा बेटा हमारे पास एक अदद है ट्यूनिंग फॉर्क। इस ट्यूनिंग फॉर्क को मैंने वापस एक रबड़ पैड पे स्ट्राइक कर दिया और अल्टीमेटली इसके जो प्रोंग्स हैं ये क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। फिर वही कहानी होगी आपके पास, यहां से मेरा बेटा इंसिडेंट वेव जाएगी, टकरा के वापस आएगी, तो इंसिडेंट वेव, जाने वाली वेव, आने वाली वेव की फ्रीक्वेंसी सेम, एम्पलीट्यूड सेम, सेम मीडियम में प्रोपेगेट कर रही है, तो मतलब वेलोसिटी सेम, ओवरलैप करेगी, स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होगी इसके अंदर। पहला सवाल जहां पे आता है बच्चे का, वो याद है सर आपने हमें यह बात पढ़ाई थी कि जो वेव रिफ्लेक्ट करती है वो किसी दूसरे मीडियम की बाउंड्री को स्ट्राइक करके करती है। अब यहां पे अंदर भी एयर है, बाहर भी क्या है, एयर है, तो वेव को ऐसे चलते 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 निकल जाना चाहिए। रिफ्लेक्शन काहे को हो रही है भाई यहां? पहला सवाल। ओपन एंड रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है? ओपन एंड पे रिफ्लेक्शन कैसे हो सकती है? अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा तो कभी सोचा इस बात को कि ओपन एंड पे रिफ्लेक्शन कैसे हो रही है? समझो, यहां पे जो एयर है और यहां पे जो एयर है दोनों में फर्क है, मीडियम में फर्क है। क्यों? समझना। यहां पे एक एयर का मॉलिक्यूल कंसीडर करो, यहां पे एक एयर का मॉलिक्यूल कंसीडर करो। इस एयर के मॉलिक्यूल के बाजू में और भी एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे जो इस पे क्या कर रहे होंगे, फोर्स लगा रहे होंगे। ऐसे ऐसे ही होगा ना भाई। इस एयर के मॉलिक्यूल के आगे पीछे और भी एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे जो क्या कर रहे होंगे, फोर्स लगा रहे होंगे। इन्हें हम कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस।
आपस में जो एक जैसे मॉलिक्यूल्स, एक जैसी चीज के मॉलिक्यूल एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, कोहेसिव फोर्सेस। अब इस वाले एयर के मॉलिक्यूल को देखो, इसके आजू बाजू भी और एयर के मॉलिक्यूल होंगे, वो भी इस पे फोर्स लगा रहे होंगे, गोया के हो गया कोहेसिव फोर्सेस, हो गई ना, ये क्या हो गई, कोहेसिव फोर्सेस। लेकिन इस एयर के इस वाले मॉलिक्यूल के आगे पीछे ये पाइप नजर आ रहा है आपको, तो गोया पाइप के मॉलिक्यूल्स भी इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे। भैया पाइप भी तो फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, ये पाइप भी मेरा बेटा इस पे क्या कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ये कहलाती है एडहेसिव फोर्सेस, अलग मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्स। पाइप का मॉलिक्यूल एयर पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, एडहेसिव फोर्सेस। तो आपके पास ये जो पाइप के अंदर एयर बंद है, ये मीडियम थोड़ा सा डिफरेंट है और ये मीडियम थोड़ा सा डिफरेंट है। फर्क नजर आ रहा है, यहां पे फोर्सेस ज्यादा हैं, यहां वाले एयर का मॉलिक्यूल हाई इनर्शिया में है। क्यों? इसको मूव कराना मुश्किल है, क्यों? ज्यादा फोर्सेस लग रही हैं, इसको मूव कराना आसान है। तो अब समझ जाना, यहां से टकराने के बाद वेव पलटती क्यों है, क्योंकि मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक क्या हो रही है, तब्दील हो रही है। कैरेक्टरिस्टिक तब्दील होने से क्या मुराद है भाई, यहां पे आपके पास जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर अंडर एक्शन ऑफ ज्यादा फोर्सेस, और यहां वाले एयर के मॉलिक्यूल आर अंडर एक्शन ऑफ कम फोर्सेस। तो पहले तो ये समझ लेना यहां से टकरा के पलटेगा क्यों, क्लियर है? अच्छा, सारी नहीं पलटती, कुछ पलटती है, लेकिन हम मान के चलेंगे सारी पलटेगी क्योंकि हमारे कोर्स में यही है, ठीक है? चलो अब भैया हम लोग वापस आ जाते हैं इस पार्टिकल के ऊपर। होगा वही, इंसिडेंट वेव ऐसे आएगी, टकरा के पलटेगी, रिफ्लेक्टेड वेव, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव ओवरलैप करेगी, इसमें आपके पास स्टैंडिंग वेव बनेगी। इसकी डेरिवेशन हमने करनी है पार्ट 2 के अंदर। फिलहाल हम देख रहे हैं जो ये ओपन एंड से रिफ्लेक्शन होगी, इसके अंदर जो एंड वाला पार्टिकल है इसके साथ क्या बिहेवियर हो रहा होगा, ये कैसा होगा देखते हैं मित्रों। देखो अब मेरा बेटा ये जो डिस्प्लेसमेंट, यहां पे अगर मैं इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो मैं कह सकता हूं इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो अब की बार होगी मैक्सिमम। क्यों? पीछे वो क्लोज एंड में मिनिमम क्यों थी डिस्प्लेसमेंट, जीरो क्यों थी, नोट क्यों बन रहा था, वो पार्टिकल आगे जा ही नहीं सकता था। अभी इसके पास तो आगे कोई कंस्ट्रेंट ही नहीं है, ये तो ज्यादा आगे जा सकता है। क्यों ज्यादा क्यों जा सकता है आगे? सर ये तो समझ में आता है कि आगे जा सकता है, ज्यादा क्यों जा सकता है? ज्यादा इसलिए जा सकता है भैया यहां पे तो पाइप वाइप इसे खींच रहा है, लेकिन आगे तो पाइप खत्म हो गया ना, तो आगे तो ये ज्यादा भाग सकता है। अरे भैया आप आगे भागने की कोशिश कर रहे हो, पीछे से 6 लोग पकड़ के घसीट रहे हैं, आपने जैसे ही एक बॉर्डर क्रॉस किया वो 6 लोगों ने पकड़ के घसीटना बंद कर दिया, अब सिर्फ एक ही बंदा खींच रहा है आपको। तो एक ही बंदा खींच रहे तो आप ज्यादा दूर तक जाओगे, 6 बंदे खींच रहे तो आप कम दूर तक जाओगे। तो यहां पे तो इसको बहुत सारे लोग खींच रहे हैं, लेकिन जैसे ही यहां से बाहर जाएगा तो ज्यादा आगे जा सकता है। गोया जब यहां पे इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव मिलेंगी तो इस तरह से मिलेंगी कि इस पार्टिकल की नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही हो, मैक्सिमम हो रही हो। और नेट डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होने का मतलब यह है कि जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव होंगी ये आपस में कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी। कैसी इंटरफेरेंस करेंगी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब ये होता है कि आपके पास जो इंसिडेंट वेव है और आपके पास जो रिफ्लेक्टेड वेव है ये कैसी होगी, ये इन फेज होगी, यानी कि दोनों के दरमियान का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। समझ आ गई? इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव क्या होगी, इन फेज होगी, दरमियान में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। गोया के यहां पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनेगा। पूरे कॉन्सेप्ट से समझाया है मैंने, रट्टा नहीं मारा। एंटी नोड क्यों बनेगा, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम क्यों होगी, मैक्सिमम आगे जा सकता है क्योंकि पीछे तो पाइप भी खींच रहा था, अब आगे पाइप खत्म हो गया तो मैक्सिमम आगे जाएगा। गोया समझना, अगर ये पार्टिकल है इसे डिस्प्लेसमेंट 2 मिलीमीटर आगे ले जाना चाहता है तो रिफ्लेक्टेड वेव भी 2 मिलीमीटर आगे ले जाना चाहेगी और ये 4 मिलीमीटर आगे चला जाएगा। समझ आ गई बात की? गुड हो गया। अब हमें यह बात पता है जहां पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होता है वहां पर एक्सेस प्रेशर 0 होता है, वहां पर प्रेशर का नोड होता है। प्रेशर के नोड से क्या मुराद है, उस जगह पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। डेल्टा पी 0 होने का यही मतलब है, प्रेशर का नोड होता है। सही है ना भाई? डेल्टा पी 0 होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कुछ ना तो ऐड हो रहा है ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। प्रेशर का यहां पे क्या होगा, नोड होगा। प्रेशर का नोड होने का मतलब यह है जो इंसिडेंट प्रेशर वेव है और जो इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड वेव है ये करेंगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या करेंगी? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है कि दे विल बी
आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री। कैसे होंगी? आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री। इनमें फेज डिफरेंस होगा कितना? 180 डिग्री का। यानी कि अगर आने वाली वेव कंप्रेशन है तो जाने वाली वेव रेयरफेक्शन होगी। अगर आने वाली वेव रेयरफेक्शन है तो जाने वाली वेव कंप्रेशन होगी। क्यों? इस वाली मिसाल से समझा देता हूं, देख लो इधर। अगर आने वाली वेव कंप्रेशन है तो इसका प्रेशर क्या होगा? P एटमॉस्फेरिक प्लस डेल्टा P नॉट। जाने वाली वेव मैंने कहा फिर होगी रेयरफेक्शन, क्योंकि इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या, इसका प्रेशर क्या होगा इस लोकलाइज रीजन का जब रिफ्लेक्टेड वेव का? ये बन जाएगी डेल्टा P नॉट। अब जब दोनों को आप ऐड करोगे तो डेल्टा P नॉट प्लस वाले से माइनस वाला मर जाएगा। आपके पास डेल्टा P क्या आ जाएगा? एक्सेस प्रेशर 0 आ जाएगा और लोकलाइज रीजन का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाएगा। क्लियर हो गया? इसको एक और तरह से भी बताया जा सकता है। वो एक और तरह से बताने का तरीका बहुत ही आसान है, इतनी लंबी करने की जरूरत नहीं है। वो ये है, अगर ये ओपन एंड है तो यहां भी एयर है, यहां भी एयर है। जब यहां भी एयर है, यहां भी एयर है, तो इसका मतलब जो प्रेशर यहां होगा एटमॉस्फेरिक, वही प्रेशर यहां होगा। गोया कि यहां पे आपके पास प्रेशर का तो नोड ही होना है, एक्सेस प्रेशर विल ऑलवेज बी 0। क्यों? क्योंकि ये ओपन एंड है, यहां भी एयर है, यहां भी एयर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी 0, एक्सेस प्रेशर विल बी 0, और अंदर बाहर दोनों जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। क्लियर हो गया? जब ऐसा होगा मेरा बेटा, तो आपके पास इसका मतलब अगर आने वाला आपके पास कंप्रेशन होगा तो जाने वाला आपके पास रेयरफेक्शन होगा। आने वाला रेयरफेक्शन होगा तो जाने वाला कंप्रेशन होगा। क्लियर हो गया? अब यहां पे जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होता है, इतना हिस्सा कॉपी कर लो, एक डाउट का आंसर करता हूं। अब यहां पे जो मेरा बेटा एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होता है ना, सारे लेक्चर लेता हुआ चल रहा होता है ना, उसके पास आता है एक तगड़ा डाउट। क्या? सर जब आपका लेक्चर नंबर 9 देखा था रिफ्लेक्शन ऑफ वेव वाला, उसमें आपने ऐसे स्ट्रिंग को जब करा था तो आपने बताया था कि हमारे पास एक फिक्स्ड एंड था और इसी को आपने डेंसर मीडियम भी कहा था। ऐसे रस्सी बांधी हुई थी, यहां एक दीवार थी। आपने कहा था जब क्रस्ट जाएगा तो ट्रफ वापस आएगा, फेज शिफ्ट होगा 180 डिग्री का, और ये वाले पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट है ये 0 होगी। लेकिन अब हमें एक बात यहां समझ में नहीं आई, ये तो याद आ गया रिफ्लेक्शन ऑफ वेव का फिनोमेना। जब आप ऐसे करते थे इस वाले पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट 0 होती थी और क्रस्ट जाता था, आपने ऐसे बना बना के दिखाया था, ये क्रस्ट जाएगा तो ट्रफ क्या होगा भाई साहब? वापस आएगा। सर डिस्प्लेसमेंट भी 0 थी इस पार्टिकल की फिक्स्ड एंड की वजह से, और वेव की शेप भी पलट रही थी। लेकिन अभी हमने देखा जो हमारा क्लोज एंड था, हमने देखा इसमें कंप्रेशन जा रहा है तो कंप्रेशन वापस आ रहा है। जबकि आपने वहां ये बात बताई थी कि डेंसर मीडियम पे जब वेव जाके स्ट्राइक करती है तो वेव की शक्ल पलट जाती है। आपने बार बार अपने फेफड़ों की पूरी ताकत इस्तेमाल करके कहा था कंप्रेशन जाएगा तो रेयरफेक्शन वापस आएगा, रेयरफेक्शन जाएगा तो कंप्रेशन वापस आएगा। ये तो नहीं हो रहा है ऐसा। अगर किसी के जहन में ये डाउट आ रहा है तो इसका मतलब आप बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हो और इसका आइडिया आपको हो जाएगा 2 साल बाद जब आप ई कैट एमडी कैट के एग्जाम में बैठोगे ना तो चैंपियन चल रहे होगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी किसी भी किस्म की किताब पढ़ने में, सॉल्व करने में। अब डाउट का आंसर सुनो। देखो भैया, आपके पास जो फिक्स्ड एंड होता है ना, जहन में रखना फिक्स्ड एंड पे पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो हमेशा 0 होती है। तो ये बात तय है, ये फिक्स्ड एंड था तो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट 0 थी, ये फिक्स्ड एंड था तो यहां पे एयर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट क्या थी? 0 थी। एक डाउट क्लियर? फिक्स्ड एंड पे डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होती है? 0। अब जो वेव का शेप पलटता है, कंप्रेशन जाएगा तो रेयरफेक्शन आएगा, क्रस्ट जाएगा तो ट्रफ आएगा, वो है डेंसर मीडियम से स्ट्राइक करने की कहानी। अगर रेयरर मीडियम में वेव प्रोपेगेट कर रही है और डेंसर से जाके स्ट्राइक करती है तो पलटने में वेव का शेप पलट जाएगा। क्रस्ट जाएगा तो ट्रफ आएगा, ट्रफ जाएगा तो क्रस्ट आएगा, कंप्रेशन जाएगा तो रेयरफेक्शन आएगा, और रेयरफेक्शन जाएगा तो कंप्रेशन आएगा। सर यहां नहीं हुआ ऐसा? आ रहे हैं मेरे लाल, इस पे आ रहे हैं। यहां देखो, यहां पे ये जो वॉल था ना, ये वॉल डेंसर मीडियम था, तो ये वाला जो था आपका एंड जहां से मैंने रस्सा बांधा हुआ था, ये फिक्स भी था और डेंसर भी था, तो दोनों काम एक साथ हुए थे। यहां पे डिस्प्लेसमेंट भी 0 थी और शेप भी पलट गई थी। साउंड के केस में ऐसा नहीं होता। साउंड के केस में समझिएगा, साउंड के केस में एयर जो है वो सबसे डेंसर मीडियम हो जाता है, लिक्विड रेयरर होता है, सॉलिड रेयरर होता है। समझना, बात को समझना जरा, कॉन्सेप्ट का फील लेना। डेंसर और रेयरर मीडियम की मैंने आपको मिसाल क्या दी थी? डेंसर मीडियम में जाने पर स्पीड कम हो जाती है,
वेलोसिटी ऑफ साउंड का टॉपिक ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो आप मुझे एक बात बताओ, वेलोसिटी ऑफ साउंड लिक्विड में जाने पे बढ़ती है ड्यू टू द इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम, सॉलिड में जाने पे और बढ़ती है, गोया एयर डेंसर है साउंड के लिए, लिक्विड और सॉलिड रेयरर मीडियम है साउंड के लिए, जब भी तो उसकी स्पीड बढ़ रही है। सॉलिड ज्यादा रेयरर है, लिक्विड उससे कम रेयरर, एयर तो सबसे ज्यादा डेंसर हो जाएगा साउंड के लिए, क्योंकि एयर में साउंड की स्पीड लिक्विड और सॉलिड के मुकाबले में क्या होती है, कम होती है। तो अब सोचो जरा, अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, साउंड की बात कर रहे हैं, और ये क्लोज एंड है। अगर मैंने इसे क्लोज किया हुआ है किसी सॉलिड से, मान लो ये क्लोज एंड किसी सॉलिड का है, तो साउंड के लिए ये एयर है, एयर कैसा मीडियम है, डेंसर, और ये कैसा है, रेयरर मीडियम। डेंसर से जब रेयरर मीडियम की बाउंड्री को आके साउंड स्ट्राइक करेगा तो पलटते हुए, रिफ्लेक्ट होते हुए वेव नहीं पलटेगा, वो तो डेंसर को स्ट्राइक करने पे पलटता है। डेंसर में तो था ऑलरेडी साउंड, रेयरर की बाउंड्री को स्ट्राइक किया है तो कंप्रेशन जाएगा तो कंप्रेशन ही आएगा। एक और तरह से साबित कर दिया। अब दूसरा वाला केस भी देख लो, ओपन एंड दिखाया था, ओपन एंड में देखो जरा, ये एयर है, ये एयर है। अब यहां पे जो आपका साउंड वेव पलट रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो किस मीडियम की बाउंड्री से पलट रहा है, एयर को टकरा के पलट रहा है। और एयर क्या है, डेंसर है, एयर क्या है, डेंसर है। सर ये भी एयर है, ये भी एयर है, अभी तो बताया इन दोनों में फर्क है। ये हाई इनर्शिया मीडियम है, वो लो इनर्शिया मीडियम है। यहां ज्यादा कंस्ट्रेंट है, ज्यादा खिंचाव है, वहां कम खिंचाव है। तो एयर डेंसर है। जब यहां से साउंड वेव पलटेगा ओपन एंड में, तो जाने वाला कंप्रेशन होगा तो आने वाला रेयर फ्रैक्शन होगा, वेव का शेप पलट जाएगा। यहां ऐसा इसलिए नहीं हो रहा था कि जो आपका वॉल था ये फिक्स तो था, ये डेंसर भी था। स्प्रिंग के लिए ये डेंसर मीडियम है, साउंड के लिए ये रेयरर मीडियम है। तो एक ही मीडियम एक वेव के लिए डेंसर हो सकता है, दूसरी के लिए रेयरर हो सकता है। तो सही कॉन्सेप्ट जानकर जियो। क्लियर हो गया भैया? तो ये वजह है कि आपके पास इस वाले केस में अब सॉलिड नहीं होता। कई दफा आप किताबें देखोगे, यहां इन्होंने वाटर का एंड बनाया होता है, यानी कि एक पाइप होता है, उसमें यहां पानी भरा हुआ होता है, तो पानी से क्लोज किया होता है। तो पानी भी क्या है, रेयरर है एयर के मुकाबले में। तो जब क्लोज एंड से टकरा के आएगा तो हमेशा कंप्रेशन वापस आएगा, रेयर फ्रैक्शन वापस आएगा। एयर से जब भी टकरा के वापस आएगा, ओपन एंड से जब भी रिफ्लेक्शन होगा, आपके पास हमेशा आउट ऑफ फेज होगा प्रेशर वेव, यानी कि वेव की शेप पलट जाएगी। कंप्रेशन जाएगा तो रेयर फ्रैक्शन आएगा, रेयर फ्रैक्शन जाएगा तो कंप्रेशन आएगा। क्लियर हो गया? आगे के लेक्चर में हमने ये चीज यूज करनी होगी कि क्लोज एंड पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट का नोड होता है, ओपन एंड पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होता है। क्लोज एंड पे आपके पास प्रेशर का एंटी नोड होता है और ओपन एंड पे आपके पास प्रेशर का नोड होता है। तो मुझे बताइएगा क्या कॉन्सेप्ट का फील आया, सब चीज अच्छे से सीखी या नहीं सीखी। अगले लेक्चर में इसकी डेरिवेशन करेंगे और इसके फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले ड्राइव करेंगे।